हाँ दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम सभी लोग कुमार मित्तल बुक के चैप्टर नंबर 4 संधाई तथा परावैद्युत के ए टू जेड बहुविकल्पी प्रश्न को लगाने वाले हैं। दोस्तों क्लास लेंगे ना, आपको पूरी क्लास लेते लेते एकदम मज़ा आ जाने वाला है। अगर ये चैप्टर थोड़ा बहुत कम समझ में आया है तो बहुविकल्पी का क्वेश्चंस लगाते समय उसकी पूरी व्याख्या को सुनते समय आपको ऐसा लगेगा ये चैप्टर हमारा पूरी तरीके से बढ़िया तरीके से तैयार हो गया है। और दोस्तों आपको ना जो एक एक नंबर क्वेश्चन तैयार कर रहे हैं ये आपका एक एक क्वेश्चन आपको सिर्फ इंटर ही नहीं, आगे जो तैयारी करेंगे, आगे जो एग्ज़ाम देंगे सीयूटी का, आगे कोई भी एग्ज़ाम देते हैं जहाँ पे फिजिक्स का क्वेश्चन आएगा वहाँ पे दोस्तों आपको बहुत हेल्प करने वाला है। तो बिना देर किए हुए निकाल लेते हैं कॉपी और पेन, हो जाइए बढ़िया तरीके से तैयार एक एक क्वेश्चंस को निस्त नाबूद करने के लिए। हर एक क्वेश्चन की खोपड़ी में छेद करने वाले हैं। बस दोस्तों क्वेश्चंस आएगा, आप लोग देखिए पहले कौन सा क्वेश्चन, आप लोग देखिए कितना क्वेश्चन अभी आ जा रहा है। अगर दोस्तों मान चलो कि मैं 30 क्वेश्चन लगवाया और 30 क्वेश्चन में अगर दोस्तों आपको पहले से 15 से 20 क्वेश्चन आ रहा है, यकीन मानो दोस्तों आपकी तैयारी बहुत ज़बरदस्त है। तो पहले क्वेश्चंस आपको तुरंत ऐसा तो मिलेगा नहीं, पहले क्वेश्चंस आएगा, क्वेश्चन देखोगे पढ़ोगे तो देखो आप कौन सा आंसर बताते हो और मैं कौन सा आंसर बताता हूँ। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की इस प्यारी सी क्लास को। दोस्तों क्वेश्चन नंबर पहला आपके सामने आ गया है और क्वेश्चन नंबर पहला कह रहा है कि निम्नलिखित में से धारिता का मात्रक कौन सा है। आपसे कह रहा है दोस्तों धारिता का मात्रक कौन सा है। तो दोस्तों पहले हम लोग धारिता के बारे में थोड़ा बहुत समझते हैं, तब जाके उसके मात्रक पर आते हैं। दोस्तों धारिता को हम लोग यहाँ बोलते हैं, धारिता बोलिए चाहे आप बोलिए वैद्युत धारिता। अब वैद्युत धारिता की दोस्तों परिभाषा को याद रखने के लिए आपको एक फार्मूला याद रखना है। अब फार्मूला क्या याद रखना है? क्यों तो दोस्तों आप पहचान रहे हो, क्यों क्या है? आवेश है। ये क्यों प्रोपोर्शनल टू होता है V, मतलब किसी भी चालक को जितना ज़्यादा हम आवेश देते हैं उसके विभव में उतना ही वृद्धि होता है। किसी भी चालक को, किसी भी कंडक्टर को जितना हम चार्ज देते हैं उसके पोटेंशियल में उतना ही क्या होता है? वृद्धि होती है। जब भी दोस्तों हम लोग प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करते हैं एक कांस्टेंट लेकर आते हैं और यहाँ पे कांस्टेंट होता है CV। तो Q इक्वल टू क्या हो गया? CV। ये जो C है यही एक कांस्टेंट है, यही एक नियतांक है और इसी नियतांक हम लोग क्या बोलते हैं? वैद्युत धारिता बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस बोलते हैं। यही अपना क्या कहलाता है? वैद्युत धारिता कहलाता है। कौन? ये C। यही C क्या कहलाता है? वैद्युत धारिता। अब दोस्तों यहाँ से आपको क्या सीखने को मिला? कि किसी भी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुक्रमानुपाती होता है। जितना ज़्यादा आवेश उतना ज़्यादा विभव में वृद्धि, कम आवेश कम विभव में वृद्धि। तो Q इक्वल टू क्या हो गया? CV। तो यहाँ से बात करें C इक्वल टू दोस्तों हो जाता है Q अपान V। C इक्वल टू क्या हो गया? Q अपान V हो गया। C इक्वल टू क्या हो गया? Q अपान V। अब यहाँ से दोस्तों परिभाषा आप लोग याद रख सकते हो। किसी चालक को दिए गए आवेश और उसके विभव में होने वाली वृद्धि, ये क्या है? विभव में वृद्धि। किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को क्या कहते हैं? वैद्युत धारिता कहते हैं। किसी चालक को दिया गया आवेश और उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं। इसका दोस्तों यहाँ से जो मात्रक होगा, अब दोस्तों मात्रक बताओ, आपको रट्टा मारने की कौन ज़रूरत है? केवल ये फार्मूला रट्टा मारो, फार्मूला यहाँ समझो कैसे हुआ है, बाकी ये चीज़ आप रट्टा मारो। Q इक्वल टू C इक्वल टू Q अपान V। क्यों का मात्रक? कुलाम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कुलाम। पर इसको बोलते हैं पर। विभव का मात्रक होता है वोल्ट, तो कुलाम पर वोल्ट। इसी को दोस्तों हम लोग बोलते हैं फैरड। कुलाम पर वोल्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? फैरड बोलते हैं। ठीक ना, कुलाम पर वोल्ट को क्या बोलते हैं? फैरड बोलते हैं। यहाँ दोस्तों कुछ चीज़ें और आप याद कर सको साथ साथ, एक मिली फैरड होता है 10⁻³ फैरड। एक माइक्रो फैरड बराबर होता है 10⁻⁻6 फैरड। विभव का मात्रक हो गया। विभव के मात्रक के साथ साथ हम लोग विभव की बीमा भी याद कर लेते हैं। विभव की बीमा दोस्तों याद नहीं करते, विभव की बीमा निकालना सीखते हैं। कुलाम का बीमा होता है दोस्तों AT। क्या होता है? AT अपान वोल्ट।
बोल्ट का मान चलो कि एक पल के लिए आप बीमा भूल गए हो, बोल्ट का बीमा भूल गए हो, लेकिन दोस्तों बोल्ट का जो परिभाषा है विभव का ये तो आप कभी नहीं पूछ सकते। V इक्वल टू डब्ल्यू अपान क्यू, डब्ल्यू का होता है mL/T-2, आवेश का होता है AT, और ये दोस्तों यहाँ लिखोगे तो AT ऊपर चला जाएगा, तो इनटू मैं AT ऐसे लिख दूँ, इनटू AT अपान mL/T-2। तो जब यहाँ से मल्टीप्लाई कर दोगे तो m ऊपर जाएगा, m-1 हो जाएगा, L2 यहाँ पे कोई है ही नहीं है, L ऊपर जाएगा, L-2, m-1, L-2, T पा जाओ T4A2। ये दोस्तों बीमा आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बीमा आपको निकालने आना चाहिए, ठीक ना। तो मात्रक हो गया, बीमा हो गया। कैसी राशि है दोस्तों, यहाँ पे अगर देखोगे आवेश अदिश राशि है, विभव अदिश राशि है, दोनों अदिश राशि हैं, तो वैद्युतधारिता कैसी राशि हो गई। तो ये जो दोस्तों राशि होती है वैद्युतधारिता कैसी राशि होती है, ये अदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। अब आपको दोस्तों पता है जो अदिश राशियाँ होती हैं उसको आप सिंपल एल्जेब्रिक मेथड से यानी सरल गणितीय नियमों से जोड़ घटा सकते हैं, ठीक है। जितनी भी अदिश राशियाँ होती हैं उसको आप सिंपल तरीके से जोड़ घटा सकते हो। एक बात और दोस्तों, यहाँ पे वैद्युतधारिता जो होती है यह सदैव धनात्मक होती है। वैद्युतधारिता जो होती है यह सदैव क्या होती है, धनात्मक होती है। यह क्या होती है, सदैव धनात्मक होती है, ठीक है। अच्छा एक बात और दोस्तों, यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, जो फार्मूला लिखा गया है C=Q/V। यहाँ से ये जो C है यह किस पर निर्भर करता है और किस पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर करता, किस पर निर्भर नहीं करता दोस्तों, यहाँ से एक नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो यहाँ पे समझते हैं किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता। निर्भर नहीं करता, निर्भर नहीं करता, और यहाँ मैं लिख देता हूँ निर्भर करता है। कौन सी, निर्भर करता है, यानी जो अपना C है वह किस पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर नहीं करता। ऐसा दोस्तों आपको लगेगा और लगना भी चाहिए कि फार्मूले को देख करके कि C डिपेंड कर रहा है Q पर और V पर, लेकिन दोस्तों ये गलत है। जो दिख रहा है वो है नहीं और जो है वो दिख नहीं रहा है। जो दोस्तों यहाँ पे है वो दिख नहीं रहा है और जो दिख रहा है वो है नहीं। अपने को ऐसा लगेगा कि जो धारिता है वह आवेश और पोटेंशियल यानी चार्ज और पोटेंशियल पर डिपेंड करता है, बट दोस्तों ऐसा नहीं है। अपना जो धारिता है, जो कैपेसिटेंस है, ना तो चार्ज पर डिपेंड नहीं करता, क्यों पर नहीं करता, क्यों पर नहीं करता, साथ ही साथ V पर नहीं करता, V पर नहीं करता। सोचो क्यों और V पर नहीं करता। साथ ही साथ जो मटेरियल होता है, नेचर ऑफ मटेरियल, NATURE है ना, NATURE, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता, क्यों पर डिपेंड नहीं करता, V पर डिपेंड नहीं करता। अब दोस्तों अगर ये नीतांक है, जैसे जैसे Q का वैल्यू बढ़ेगा उसी तरीके से V का भी वैल्यू बढ़ेगा। अगर Q का वैल्यू घटेगा तो V का भी वैल्यू घटेगा, ताकि दोनों का रेशियो क्या है, एक कांस्टेंट आएगा, ठीक है ना। तो ना C पर डिपेंड, ना Q पर डिपेंड किया, ना V पर डिपेंड किया, ना नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड किया, तो किस पर डिपेंड किया। C जो होता है दोस्तों किस पर डिपेंड करता है। जैसे मान चलो कि दोस्तों C मैं एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए आपका एग्जाम्पल लेता हूँ। जैसे आप हो दोस्तों, आप अगर बड़े मोटे हट्टे कट्टे हो तो आप ज़्यादा खाना खाओगे। अगर आप पतले हो, 10 साल के हो, थोड़ा कम खाना खाओगे। 18 साल के, 20 साल के हो, हट्टे कट्टे मोटे तगड़े हो, तो आप किसी तरह में जाओगे, किसी शादी वगैरह में जाओगे, तो आप जो है, जो नॉर्मल लोग 2-3 पूड़ी खाते, 4 पूड़ी खाते हैं, तो आप क्या करोगे, 8-10 पूड़ी खा जाओगे, है ना। तो आपकी डिपेंड करेगा आपका आकार कैसा है। तो आकार ज़्यादा, कैपेसिटी ज़्यादा, ठीक ना। आकार ज़्यादा रहेगा, कैपेसिटी ज़्यादा रहेगा, तो यानी आकार और आकृति पर डिपेंड करता है। आकार व आकृति पर, भाई कोई मोटा आदमी है, उसका पेट का साइज ज़्यादा रहेगा तो वह ज़्यादा खाना खाएगा। तो आकार और आकृति पर डिपेंड करेगा क्या, उसके खाने की कैपेसिटी। और दोस्तों देखो, वो जो आकार और आकृति, ये तो पहला समझ में आ गया कि भाई मोटा आदमी है, उसका आकार ज़्यादा है, आकृति ज़्यादा है, तो ज़्यादा कैपेसिटेंस उसकी रहेगी। दूसरी चीज़, अगर दोस्तों मौसम कैसा है, ठीक ना,
ठंडी का मौसम होता है तो हम लोग कम खाते हैं, ज़्यादा खाते हैं। ठंडी का मौसम में ज़्यादा खाते हैं, एकदम खूब गर्मी पड़ रही हो तो हम लोग कम खाते हैं। तो ये भी डिपेंड करता है कि अपना माध्यम कैसा है, माध्यम पर डिपेंड करता है। यानी हम लोगों की जो कैपेसिटी होती है खाने की कैपेसिटी, वो माध्यम पर डिपेंड करती है। अगर ठंडी का मौसम है कुछ ज़्यादा हम लोग खा लेते हैं, गर्मी का मौसम बहुत गर्मी होती है तो हम लोग उसमें ज़्यादा पानी पीते हैं, कम खाना खाते हैं। ये बात समझ में आया ना, यानी माध्यम पर डिपेंड करता है। तो दूसरा क्या समझ आया कि जो चालक है उस चालक का माध्यम यानी या परावैद्युतांक कह सकते हैं, माध्यम पर डिपेंड करता है, माध्यम पर, या फिर मैं लिख सकता हूँ परावैद्युतांक पर, माध्यम के परावैद्युतांक पर। और तीसरा दोस्तों, कभी आप जो है ना शादी वगैरह में या फिर आप तिरही वगैरह में खाना खाने जाओ, तो मान चलो कि आप खाना खा रहे हो और आपके बगल में है, आप 2 पूड़ी खा के उठ गए या उठने वाले हो, देख रहे हो कि बगल वाला आपका 3, 4, 5, 6 मारे जा रहा है, तब आपके मन में ज़रूर आएगा यार इतना खा रहा, लाओ एक हम भी खा लेते हैं। उसको देख करके आपके मन में आया कि हाँ ये खा रहा है तो हम भी खा लेते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि समीपवर्ती माध्यम पर, यानी हमारा पड़ोसी कैसा है। अगर हमारा पड़ोसी थोड़ा ज़्यादा खाने वाला होता है तो उसकी देखी देखा हम लोग थोड़ा ज़्यादा खा लेते हैं। अगर पता चला कि हम लोग थोड़ा ज़्यादा खाने वाले हैं, पड़ोसी तुरंत खा के उठ गया, तो अपने को लगता है यार अब ज़्यादा खाएंगे बेइज्जती होगी, तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत उठने का प्रयास करते हैं या तो फिर 1 पूड़ी 2 पूड़ी कम ही खाते हैं। लेकिन अगर वो ज़्यादा खाने वाला होता है तो उसको देख करके अपने मन में ज़रूर आता है कि ये ज़्यादा खा रहा है तो भैया हम भी क्यों ज़्यादा एक आध 2 पूड़ी और मान लेते हैं। तो 1-2 पूड़ी खाने का मूड कब बना, उसको देख करके। अगर वो कम खाने वाला है तो हम ज़्यादा खाने वाले थे, तभी अपने ऊपर फर्क पड़ा, अरे यार ये उठ रहा है हम भी उठ जाते हैं, ठीक ना। तो ये भी तो आपको याद रखना कि समीपवर्ती माध्यम पर, समीपवर्ती माध्यम पर। तो दोस्तों मैंने ऐसा एग्जाम्पल लेके बताया ताकि आपको ये याद रहे कि हाँ हमारा धारिता किस पर डिपेंड करता है और किस पर डिपेंड नहीं करता है। ये क्वेश्चन अभी आपको जरूर मिलने वाला है। तो वैद्युत धारिता के बारे में इतना चीज़ें दोस्तों आपको जानना है कि पहले वैद्युत धारिता की परिभाषा आपको एकदम रट्टा नहीं मारना है, C=Q/V ये याद रखना है। अगर दोस्तों ये आपको याद रहा तो यहाँ से इसका मात्रक, यहाँ से इसका बीमा, यहाँ से ये कैसी राशि है और इसकी परिभाषा, चारों चीज़ें अपने आप क्लियर हैं। किस पर निर्भर नहीं करता ये मैंने बताया, जो दिखता है वो होता नहीं है, जो होता है वो दिखता नहीं है। ये चीज़ यहाँ से दिखा नेचर ऑफ मटेरियल पर, और साथ साथ किस पर निर्भर करता है ये मैंने आपको एग्जाम्पल लेके बता दिया ताकि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ जाए। अब दोस्तों बताओ क्या मुझे पहले वाले क्वेश्चंस का आंसर बताने की ज़रूरत है? आप तुरंत समझ गए होंगे चारों ऑप्शन दे करके इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही है। चलिए भाई अब आते हैं दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरे पर। इरेज करें, एकदम इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरे पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो दोस्तों, अब एक क्वेश्चन अब एक थ्योरी मैंने आपको बढ़िया तरीके से बता दिया ना। अब जो क्वेश्चंस आएंगे अब आप क्वेश्चंस को तुरंत देखोगे, कहोगे हाँ ये हमने जो सीखा यहाँ तक अभी तक वो आपको दोस्तों आगे कहीं ना कहीं क्वेश्चन में काम आने वाला है, ठीक है। अब देखना कहाँ पे काम आ रहा है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों, एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 मीटर है, इसकी वैद्युत धारिता है। कोई गोलाकार चालक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ये है कोई गोलाकार चालक। आपको दोस्तों पिछले वाले चैप्टर में मैंने गॉस की परिमेय, वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस की परिमेय में सिखाया कि अगर कोई गोलाकार चालक रहेगा, यानी कोई चालक रहता है, जो चालक को आवेश दिया जाता है वह आवेश उसके बाहरी पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। ये पिछले क्लास में कहानी ये हुई थी, ठीक है। आज की क्लास में कह रहा है कि ये कोई गोलाकार चालक है और उसकी त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 9 मीटर दिया हुआ है। तो पूछ रहा है कि बताओ इस गोलाकार चालक की धारिता क्या है। तो दोस्तों इस गोलाकार चालक की धारिता का फार्मूला होता है, और फार्मूला दोस्तों होता है अपना यहाँ पे फार्मूला होता है C=4πε0r, जहाँ पे r क्या है, r है गोलाकार चालक की त्रिज्या है और त्रिज्या अपने को दिया हुआ है 9। हम लोग दोस्तों जानते हैं सिंस 1/4πε0 9 × 10⁻⁹ अपने यहाँ पे क्या है कि 4πε0 है। इसको पलट दो, जब इसको पलट दोगे तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, 1/9 × 10⁻⁹ और r की वैल्यू क्या है 9। 9 क्या था, 9 मीटर, सही भाई। ये दोस्तों 9 से कट जाएगा, ठीक ना, ये 9 से कट जाएगा। 1/4πε0 वैल्यू इतना, तो 4πε0 की वैल्यू 1/, सही है, ठीक है। तो ये C जब ऊपर जाएगा तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, C=+9 है, ऊपर जाएगा तो -9, 10⁻⁻9। अभी मैंने मात्रा बताया कूलाम प्रति वोल्ट। भाई मात्रा याद रखने के लिए C=Q/V,
कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड, दो मैंने बात बताया ना, कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड। तो कूलाम प्रति वोल्ट इतना बड़ा कौन लिखने जाएगा, क्या लिख दो डायरेक्ट मैं, फैरड, और फैरड का सिंबल होता है दोस्तों एफ, ठीक ना, सिंबल क्या होता है फैरड का, एफ होता है। तो ये रहा आपका दूसरा वाला क्वेश्चन, मजा आ गया ना। फार्मूला क्या याद रखोगे, C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 9 × 10 की घाते 9। यहाँ से दोस्तों ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था कि एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या होता है। तो मैंने यहाँ पे आपको याद कराया है दोस्तों, क्या याद कराया है कि एप्सिलॉन 0 की वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻⁻12। जहाँ बैठ के पढ़ा करो वहाँ से ना धीरे धीरे आप भी मेरे में हाँ मिलाया करो कि हाँ इसकी वैल्यू इतनी होती है, ठीक ना। 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। चलो इसी बहाने ये भी चीज़ याद हो गया। अब आते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आ गया है और क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों इसी का एकदम भाई है, इसी का सगा भाई है। देखो क्वेश्चन क्या है आपके सामने आ गया कि एक धातु के गोले की धारिता 1 माइक्रोफैरड है, उसकी त्रिज्या लगभग होगी। कह रहा कि कोई गोला है, कोई धातु का गोला है, धातु है मानी कंडक्टर है, और इसकी त्रिज्या कितना दिया है, नहीं धारिता दिया है, धारिता यानी सी दिया है, सी कितना दिया है 1 माइक्रोफैरड दिया है। माइक्रोफैरड को फैरड बनाते हैं, C = 1 × 10 की घाते -6 फैरड। कह रहा है दोस्तों कि इसकी त्रिज्या लगभग होगी, यानी त्रिज्या कितना होगी लगभग, बताओ यही फार्मूला है कि नहीं। इसमें R दिया था, इसमें C दिया है। तो हम लोग जानते हैं सिंस फार्मूला होता है किसी गोलाकार चालक की धारिता C = फार्मूला क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R। अब की बार दोस्तों C की जगह पे क्या लिखोगे 1 × 10 की घाते -6, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू इतना होता है। अपने को चाहिए केवल 4 पाई एप्सिलॉन 0 की वैल्यू, इसको पलट दोगे, इसको पलटोगे तो ये भी पलट जाएगा, तो 1/9 × 10 की घाते 9 हो जाएगा। R की जगह पे R रख दो, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो 9 × 10 की घाते 9 × 10 की घाते -6 = R। तो 9 में से 6 गया 3, 9 × 10 की घाते 3 = R। तो क्या लिख दूँ मैं 9 किलोमीटर। दोस्तों 9 किलोमीटर जो ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन आपका सही है, R = 9 किलोमीटर, ठीक है। 9 किलोमीटर जो आंसर है वो आंसर आपका सही है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब आया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 3 तक समझ आ गया बढ़िया से ना, कोई दिक्कत नहीं, एकदम नहीं। क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों आपके सामने आ गया है। कह रहा है कि दो गोली चालक A1 तथा A2 व उनकी त्रिज्याएं क्रमशः R1 तथा R2 हैं। चालक A1 व A2 पर क्रमशः Q1 तथा Q2 आवेश हैं। चित्र के अनुसार चालकों को वायु में एक तांबे की तार द्वारा जोड़ा जाता है। इस निकाय की तुल्य धारिता होगी। चलो दोस्तों मैं क्वेश्चन बताता हूँ, पहले आपको थोड़ा सा फिगर बना दूँ जो फिगर क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिगर में दिया है दो गोली चालक बनाया है, ये है दोस्तों पहला गोली चालक और ये है आपका दूसरा गोली चालक। दोनों गोली चालक है और इसका नाम रखा हुआ है A1 और दूसरे का नाम रखा हुआ है A2। आगे कह रहा है उनकी त्रिज्या क्रमशः R1 और R2 है। इसकी त्रिज्या है R1 और इसकी त्रिज्या है दोस्तों ये क्या है R2, ठीक ना। और यहाँ पे O1 लिखा है ना, O1 और O2, O मतलब समझो यहाँ पे सेंटर दे दिया है, O1 O2 सेंटर है। और इनको क्या कर दे रहा है कि चित्र के अनुसार चालकों को वायु में एक तांबे के तार द्वारा जोड़ा जाता है। अब तांबे के तार द्वारा इनको जोड़ दिया जाता है। जब दोस्तों जोड़ दिया जाएगा तो उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर आवेश तब तक जाता रहेगा जब तक कि दोनों गोली चालकों के विभव आपस में बराबर नहीं हो जाते। इस बात को फिर से बात सुनो, जब दोनों गोली चालकों को किसी तार के द्वारा जोड़ दिया गया तब आवेश, कौन आवेश, जो आवेश है दोस्तों वह आवेश उच्च विभव वाली वस्तु से निम्न विभव वाली वस्तु की ओर जाने लगेगा। और कब तक जाएगा, जब तक कि इन दोनों गोली चालकों का जो विभव है वह विभव आपस में इक्वल नहीं हो जाएगा, तब तक जाता रहेगा, ठीक ना। तो दोस्तों यहाँ से कह रहा है कि इन निकाय की तुल्य धारिता होगी। अब दोस्तों इसकी अगर धारिता निकाला जाए तो इसकी धारिता मान लो C1 = क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1। वेरी गुड भाई। गोली चालक की धारिता देख लो फार्मूला, गोली चालक की धारिता, इसकी धारिता क्या हो जाएगी C2 = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। अभी आपने पढ़ा दोस्तों धारिता कैसी राशि है, अदिश। जितनी दोस्तों भौतिक राशियाँ अदिश होती हैं,
उनको आप सिंपल तरीके से ऐड कर सकते हो। तो इसका C1 इसका C2 दोनों का क्या हो जाएगा, तो आप कहो C डैज इक्वल टू C1 प्लस C2, तो C डैज इक्वल टू C1 की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1, C2 की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2। दोनों में क्या कॉमन है, तो आप मुस्कुरा के बता दोगे कॉमन कि सर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेकर के R1 प्लस R2 चिपका दो और यही घेर घार के बता दो भैया दिस इज द आंसर ऑफ माय योर क्वेश्चन। यानी आपके क्वेश्चंस का यही क्या है, आंसर है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 प्लस R2। ये क्या है, आपका आंसर है। ठीक है, तो ये दोस्तों रहा आपके क्वेश्चंस का आंसर। तीसरा जो ये आपका क्वेश्चन नंबर चौथा था। अब दोस्तों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें पर। ठीक ना, इरेज कर दूं मैं दोस्तों इरेज करता हूँ एकदम। ठीक है, इजाज़त है, एकदम इजाज़त दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वें पर। 4 क्वेश्चन हो गए और बढ़िया क्वेश्चन रहा। आपको देख के लगा भाई हाँ क्वेश्चन बहुत ईजी है, बहुत टफ नहीं है ना क्वेश्चन, एकदम यार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन टफ नहीं है। अब हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5वें पर आ जाते हैं। इसको मैं इरेज कर दूँ क्या, चलो हो गया बहुत। ठीक है, अब तो जान गए अध्याय 4 चैप्टर 4 दोस्तों, और चैप्टर 4 का नाम है क्या, प्रवैधु तथा संधारित्र। ठीक ना, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5वां आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 5वां कह रहा है कि समान त्रिज्या तथा समान आवेश के पारे की 8 बूंदें एक दूसरे से मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती हैं। 8 छोटी छोटी बूंदें मिल करके एक बड़ा सा बूंदा बना देती हैं। कह रहा कि बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता की तुलना में है, मतलब कितने गुना है, वही दोस्तों आपसे पूछ रहा है। चलो भाई बढ़िया क्वेश्चन दोस्तों, आओ लगाते मिल करके। कह रहा समान त्रिज्या था समान आवेश के पारे की 8 बूंदें। देखो मैं 8 बूंदें बनाऊं चाहे ना बनाऊं, ऐसे ऐसे दोस्तों कितनी बूंदें हैं, ये टोटल 8 बूंदें हैं। तो कितना हो गया, 2 2 4 2 6 1 7 1 8। देखो मेरा त्रिज्या समान दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लेकिन दोस्तों है त्रिज्या समान 8। तो ये दोस्तों 8 बूंदें मिलकर के एक बड़ी बूंद बना लेती हैं। ठीक ना, ये क्या करती है, एक बड़ी बूंद बना लेती हैं। अब दोस्तों यहाँ से एक बात आप कॉमन समझ सकते हो कि इन 8 बूंदों का जो आयतन होगा इस बड़ी वाली बूंद के आयतन के बराबर होगा कि नहीं। इस 8 छोटी छोटी 8 बूंदों का आयतन बड़ी वाली बूंद के आयतन के एकदम बराबर होगा दोस्तों। चलो अब मैं क्या लिख दूं कि 8 गुणे छोटी बूंद का आयतन, 8 गुणे छोटी बूंद का आयतन, 8 गुणे छोटी बूंद का जो आयतन है वह बराबर होगा किसके, बड़ी बूंद के आयतन के, बड़ी बूंद के आयतन के। इसमें दोस्तों कोई याद करने वाली चीज़ तो है ही नहीं है कि जो आपको माइंड में रखना पड़े खोल करके कि हाँ ये हमें याद करना है, याद एकदम नहीं करना है। तो 8 गुणे छोटी बूंद का आयतन, और बूंद का शेप कौन सा है, गोलाकार है। कौन सा शेप है, गोलाकार। और गोले का जो दोस्तों आयतन होता है 4/3 पाई R क्यूब इक्वल टू बड़ी बूंद का आयतन 4/3 पाई बड़का R क्यूब। ठीक है, छोटी बूंद का आयतन छोटका R, बड़की बूंद का आयतन बड़का R। वाह, 4/3 पाई 4/3 बेचारा शहीद हो गया, तो इसको मैं 2R का क्यूब लिख दिया, 2 दूना 4 दूनी 8 इक्वल टू कैपिटल R क्यूब। तो क्यूब क्यूब कट गया तो कैपिटल R इक्वल टू क्या मिल गया, 2R। अब जहाँ पे आपको कैपिटल R आएगा वहाँ पे 2 छोटका R लिख सकते हो अगर ज़रूरत पड़ी तो, ज़रूरत पड़ेगी भी। आगे दोस्तों क्या कह रहा था कि बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता की तुलना में है। अच्छा बताओ, अब बड़ी बूंद की धारिता, तो बड़ी बूंद की धारिता मान लो C डैज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R होगा ना। अच्छा छोटी, ये बड़ी बूंद की धारिता बड़का R है, तो बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता C डबल डैज लिख दो, C डबल डैज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। ठीक ना, अब इस कैपिटल R की वैल्यू क्या है, 2R है, तो कैपिटल R की वैल्यू जब आप 2R लिखोगे, यहाँ मैं समझाने के बता दे रहा हूँ, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल R जगह पे 2R। अब 2R है, 2 को आगे ला दो, अगर 2 को मैं आगे ला दे रहा हूँ 2 इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब बताओ ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्या है, छोटी बूंद की धारिता है, छोटी बूंद की धारिता है। तो ये 2 इंटू छोटी बूंद की धारिता C डबल डैज, मतलब अब जो बड़ी बूंद की धारिता आया है वह छोटी बूंद की धारिता का 2 गुना आया है। फिर से बात समझो, बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता का 2 गुना आया है। बड़ी बूंद की धारिता छोटी बूंद की धारिता का 2 गुना आया है।
कैसे आया है, हमने पहले क्या निकाल लिया, आयतन के कंपैरिजन से कैपिटल आर और स्मॉल आर में क्या रिलेशन आ गया, वहाँ से हमने फार्मूला लगाया दोस्तों। जो मैं फार्मूला आपको सिखा रहा हूँ कि अगर कोई गोली चालक है, इस गोली चालक की धारिता जो होती है C = 4πε0 कैपिटल आर, ये मैंने फार्मूला लगाया और कुछ नया पुराना नहीं किया, ठीक है। बस वहाँ से लगा करके वैल्यू को मैंने सेट करके आपके सामने आंसर निकाल के रख दिया। तो दोस्तों ये क्वेश्चन नंबर था अपना क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 दोस्तों आपके सामने हाजिर है, जरा स्वागत तो करो उसका। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि दो छोटे गोले नियत विभवों तक आवेशित किए गए हैं, उन्हें पहले वायु में तथा फिर के परावर्तांक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखा जाता है। दोनों दशाओं में गोलों के बीच कार्यरत बलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, ये चैप्टर नंबर 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। आओ देखते हैं क्या कह रहा है कि दो छोटे गोले नियत विभवों तक आवेशित किए गए हैं, उन्हें पहले वायु में, देखो पहला ये कोई गोला है और ये दूसरा गोला है, ये दोनों गोलों को पहले कहाँ पे रखा गया है, वायु में रखा गया है। कितनी दूरी पर रखा गया नहीं पता, मान लो 8 दूरी पर रखा गया है। तो इनको क्या किया गया है कि नियत विभवों तक आवेशित किया गया है। जब भाई इनको नियत कुछ विभव दिया गया होगा तो इसके अंदर कुछ ना कुछ आवेश आया होगा। तो मान लो इनका आवेश है Q1 और इसका आवेश है Q2, हमने मान लिया दोस्तों Q1 आवेश है और अच्छा नियत विभव तक, तो इन पर नियत विभव है तो नियत आवेश होगा। उन्हें केवल पहले वायु तथा फिर के प्रवर्तक वाले माध्यम में उतनी ही परस्पर दूरी पर रखा जाता है। जब इनको वायु में रखा गया है तब इनके बीच लगने वाला बल का फार्मूला क्या हो जाएगा, F = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। ये कब है, जब इनको कहाँ पे रखा गया, वायु में। अगर इनको दोस्तों के प्रावैद्युतांक वाले कौनों माध्यम में रखा जाएगा, अगर कोई माध्यम में रखा जाएगा तो ये एप्सिलॉन 0 के साथ बड़का किया जाता है। कौन आ जाता है, बड़का किया जाता है। तब उस समय लगने वाला बल क्या हो जाएगा, F = 1/4πε0 कैपिटल के Q1 Q2/r²। ये कब आया है, जब इन्हीं दोनों गोली चालकों को किसी प्रावैद्युत या प्रवर्तक वाले माध्यम में रख दिया जाता है तब। अब कह रहा है दोस्तों आपसे कि दोनों दशाओं में गोलों के बीच कार्यरत बलों का अनुपात है। मतलब ये मान लो F1 है और ये मान लो F2 है। तो आपसे पूछ रहा है कि बताओ भैया F1/F2 क्या होगा। तो दोस्तों F1 में जो वैल्यू है वही F2 में है, तो ये के सबसे नीचे आएगा तो चला जाएगा सबसे ऊपर। मैं आपको करके दिखाई देता हूँ, 1/4πε0 Q1 Q2/r², Q1 Q2/r²। मैं बटे का बटा ना करके गुणा कर दे रहा हूँ। जब गुणा करूँगा ये वाला नीचे वाला पार्ट ऊपर चला जाता है, 4πε0 कैपिटल के r² Q1 Q2 कैंसिल, r² कैंसिल, 4πε0 इतने लोग बर्बाद हो गए, अरे तो बचे कौन, बचा दोस्तों ऊपर के और नीचे कोई नहीं बचा। जहाँ कोई नहीं वहाँ 1 होता है, जहाँ कोई नहीं वहाँ 1 होता है। तो आपको क्या मिल गया, F1/F2 = K/1। ये दोस्तों आपका ऑप्शन सही हुआ, ठीक है। अब आते दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, अभी जो मैं आपको थ्योरी बताया ना, अभी जो थ्योरी बताया था, अभी आप देखोगे क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तुरंत कहोगे सर ये वाला ऑप्शन सही है। मन में जरूर बोलना, सामने बोलना और देखना क्या जो तुम बोल रहे हो क्या वही मैं बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ, ये जरूर देखना। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है दोस्तों, दो आवेशित वस्तुओं को जोड़ने पर उनके बीच वैद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती यदि, दोस्तों ये दो गोली चालक हैं, ये गोली चालक है, ये गोली चालक हैं, इन दोनों गोली चालकों को आपस में जोड़ दिया गया है। कह रहा कि आपस में जोड़ दें तो वैद्युत धारा प्रवाहित कब नहीं होती। अरे भैया कब नहीं होती, जब इन दोनों का विभव आपस में बराबर हो जाए। अगर दोस्तों इसका भी विभव V1 है और इसका विभव V1 है, अगर इसका भी विभव V1 है तो बताओ क्या कोई वैद्युत धारा प्रवाहित होगी, तो ना बाबा ना, इस समय कोई भी धारा प्रवाहित होने वाली नहीं है। कब, जब इन दोनों बॉडी का, इन दोनों वस्तुओं का विभव क्या हो जाए, पोटेंशियल क्या हो जाए, सेम हो जाए। पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए
करंट दोस्तों तभी प्रवाहित होता है, करंट तभी बहता है जब दोनों वस्तुओं के विभव में अंतर होता है। आवेश तभी प्रवाहित होता है जब दोनों वस्तुओं के विभव में अंतर होता है। अरे भैया आवेश प्रवाहित होगा तभी तो वैद्युत धारा प्रवाहित होगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट वैद्युत धारा पूछ लिया है, तो यहाँ पे वैद्युत धारा क्या हो जाएगा, जीरो अगर है तो इसका मतलब क्यों जीरो है, क्योंकि दोनों वस्तुओं के विभव आपस में बराबर हैं, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, विभव समान हैं। अब दोस्तों आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं और क्वेश्चन नंबर 8 का सवाल अभी आप तुरंत समझ जाओगे भाई। तो पहले मैं इसको थोड़ा सफाई कर दूं, सफाई अभियान जारी हो जाए। चलो भाई आ जाओ, क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 लगाते हैं, पहले हम लोग जगह बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों आपके सामने धीरे धीरे आ रहा है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने धीरे धीरे आ रहा है और क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों आपके सामने आ गया है, कह रहा कि दो चालक आवेशित गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिए जाते हैं। इससे दोस्तों कह रहा है, अब इससे चारों ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो कह रहा कि दो गोली चालक हैं, क्या कह रहा है कि दो चालक, ये पहला गोली चालक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों ये आपका 8, ये पहला गोली चालक है और ये दूसरा गोली चालक है। दो गोली चालक हैं, दो चालक आवेशित गोले जिन पर आवेश की भिन्न भिन्न मात्राएं हैं। इस पे है मान लो आवेश Q1 है, इस पे है आवेश Q2, भिन्न भिन्न मात्राएं हो गई। आगे कह रहा तार द्वारा परस्पर संबंधित कर दिए जाते हैं। इनको किसी तार द्वारा जोड़ दिया था। तार को मैं आपकी ऐसे बना दूं, लो ये लगे कोई तार है, हाँ अब की लगा ना कोई तार है। हमने क्या कर दिया दोस्तों, दो कोई गोली चालक है और दोनों गोली चालक आवेशित हैं, इनको हमने क्या कर दिया, किसी तार के द्वारा जोड़ दिया। जब दोस्तों इन दोनों गोली चालकों को हम किसी तार के द्वारा जोड़ देंगे तो कह क्या रहा है, ऑप्शन कह रहा है कि इससे दोस्तों दोनों गोलों की कुल ऊर्जाएं संरक्षित रहेंगी। नहीं भैया, दोनों गोलों की कुल ऊर्जाएं संरक्षित नहीं रहेंगी। अब दोस्तों ये है अगर कोई गोली चालक, इसकी मान लो धारिता है C1, आवेश है Q1, विभव है V1, ठीक ना। तो इसकी कुछ ऊर्जा होगी, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इसके, तब जाके आंसर बताता हूँ। इसकी ऊर्जा दोस्तों हो जाएगी U1 = 1/2 C1 V1 स्क्वायर, और इसकी ऊर्जा हो जाएगी U2 = 1/2 C2 V2 स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि अगर इन पर आवेश अलग अलग है तो ऊर्जा भी अलग अलग है। तो दोस्तों जब ये आवेश इस वाले बॉडी से मान लो इस वाली बॉडी में जा रही है, आवेश इस वाली बॉडी से इस वाली बॉडी में क्यों जाएगा, क्योंकि इस वाली बॉडी का जो विभव V1 है वह ज़्यादा है V2 से। इस वाली बॉडी से इस वाली बॉडी में आवेश कब जाता, जब इस वाली बॉडी का विभव ज़्यादा होता इस वाली बॉडी से। बात समझ में आ रही है। तो दोस्तों जब ये वायर यहाँ से आवेश यहाँ पे जाता है, ये वायर हीट हो जाता है। ये वायर क्या हो जाता है, हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो जब अगर हीट होगा, गर्म होगा, तो भैया ये कुछ ना कुछ ऊर्जा लेगा तब तो गर्म होगा। बिना ऊर्जा लिए क्या ये वायर गर्म हो सकता है, कभी नहीं। तो दोस्तों यहाँ से जब ऊर्जा आवेश यहाँ से यहाँ पे जाती है तो ऊर्जा कुछ ना कुछ ये ले लेता है, तो कुछ ना कुछ ये ले लेता है। तो इसके पास जो ऊर्जा होती है, इसके पास उतना ऊर्जा नहीं होगी, कुछ कम होगी। और ये दोस्तों जब वायर गर्म हो जाता है ना, तो वायर कभी आप गर्मियों में देखो या गर्मी में जो लाइट आ रही है उसका वायर देखो, वो वायर के अंदर आवाज़ आती है। वायर के अंदर क्या आती है, आवाज़ आती है दोस्तों। वो आवाज़ यानी साउंड ध्वनि, साउंड भी एक प्रकार की एनर्जी होती है। साउंड क्या होती है, एक प्रकार की एनर्जी होती है दोस्तों। अगर साउंड एक प्रकार की एनर्जी है तो इसका मतलब कि वो एनर्जी साउंड के रूप में भी कुछ ना कुछ ले लिया। अब कुछ ना कुछ साउंड के रूप में लिया, कुछ ना कुछ हीट के फॉर्म में लिया, तो ये कुछ ना कुछ ज़्यादा हो गया। तो दोस्तों ज़्यादा हो गया कहने का मतलब इस पर जो एनर्जी था उस पर ये एनर्जी कम आएगा। तो एनर्जी दोस्तों कितना लॉस होता है उसका एक वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है। फार्मूला होता है डेल्टा U = C1 C2/2 C1 + C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर। ये दोस्तों फार्मूला होता है, ठीक ना। ये क्या होता है, फार्मूला होता है डेल्टा U = C1 C2/2 C1 + C2 V1 - V2 का होल स्क्वायर। ये फार्मूला होता है कि जब एक आवेशित चालक को दूसरे आवेशित चालक को किसी तार से जोड़ देते हैं तो ऊर्जा का कुछ ना कुछ ह्रास होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी लॉस होता है। वह एनर्जी लॉस कितना हुआ उसका ये फार्मूला हो गया, ठीक ना। उसका क्या हो गया, ये फार्मूला हो गया। अभी दोस्तों मैं अभी ऑप्शन पे आपके चर्चा कर रहा हूँ कि ये वाला ऑप्शन हमारा क्यों गलत हुआ। तो पहला वाला ऑप्शन आपको समझ में आना क्यों गलत हुआ,
क्योंकि कुछ ना कुछ ऊर्जा लॉस हो रही है और ये महाशय कह रहे हैं कि कोई ऊर्जा लॉस नहीं होती, जबकि ये बात क्या है, गलत बात है। भाई ऊर्जा कुछ ना कुछ लॉस होती है, ठीक ना। सेकंड वाले ऑप्शन पे आते हैं, कुल आवेश संरक्षित रहता है। हाँ भैया ये बात सही है, कुल आवेश संरक्षित रहता है। भैया मैंने कभी आपको बताया है, जब हम एक वस्तु को दूसरे वस्तु से आपस में रगड़ते हैं तो जो चार्ज होते हैं, जो आवेश होते हैं, आवेश का कोई लॉस नहीं होता है। आवेश क्या होता है, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन उन दोनों बॉडियों का जो कुल आवेश होता है वह क्या होता है, संरक्षित रहता है। तो यहाँ पे आवेश क्या रहता है भैया, जब एक वस्तु से दूसरी वस्तु में आवेश जा रहे हैं, लेकिन आवेश क्या होता है, आवेश संरक्षित रहता है और आवेश संरक्षण का नियम यहाँ पे काम करता है, ठीक है। आवेश संरक्षित रहता है, ठीक ना। आवेश क्या रहता है, आवेश संरक्षित रहता है, ठीक ना। चलो भाई देख लो, ये मैं इसको पानी पे नहीं पिला रहा हूँ, खाना खिला रहा हूँ, तब भी नहीं ये चल रहा है, कमाल हो गया ये। अगला दोस्तों क्या था, ऊर्जा व आवेश दोनों संरक्षित नहीं, भाई गलत बात है, कोई भी संरक्षित नहीं रहेगा, गलत बात है। तो कौन संरक्षित रहेगा, आवेश। ये दोस्तों आपका 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट बनता है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 8। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 9 वेरी इजी क्वेश्चन, वेरी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। कह रहा है कि एक ही विभव पर आवेशित समान आकार की 64 छोटी बूंदें परस्पर मिलकर एक बड़ी बूंदें बनाती हैं। यदि प्रत्येक छोटी बूंदे पर आवेश स्मॉल क्यों है, तो बड़ी बूंद पर आवेश बताओ। कह रहा ऐसे ऐसे कितनी बूंदें हैं, 64 बूंदें हैं। कितनी बूंदें हैं, 64 बूंदें हैं। कितनी बूंदें हैं, 64 बूंदें हैं दोस्तों। देख रहे हो, ये देखो कोई आ रहा है, तुम लोग को स्वागत कर रहा है। 64 बूंदें हैं और कह रहा कि एक बूंद का आवेश स्मॉल क्यों, इसका भी 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 स्मॉल क्यों, 64 का सबका स्मॉल क्यों, स्मॉल क्यों, स्मॉल क्यों, स्मॉल क्यों। अब बताओ, अगर ये बड़ी बूंद बनेगा, अगर ये बड़ी बूंद बनेगा तो बड़ी बूंद पर आवेश कितना हो जाएगा दोस्तों। आप जानते हो, आप दोस्तों जानते हो कि जो आवेश है वह आवेश कैसी राशि है, आवेश दोस्तों अदिश राशि है। और जितनी भी अदिश राशियाँ होती हैं उनको आप सिंपल तरीके से ऐड कर सकते हो। जब ऐड करते जाओगे 1 क्यों, 2 क्यों, 3 क्यों, 4 क्यों, 5 क्यों, ऐसे ऐसे 64 क्यों, तो जो बड़ी बूंद आई है, बड़ी बूंद का जो आवेश होगा वह क्या हो जाएगा, 64 क्यों के बराबर हो जाएगा। बताओ कितना इजी क्वेश्चन था, कितना इजी था ना एकदम दोस्तों। ऐसे इजी क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि दिए गए परिपथ में संधारित्र की प्लेटों पर आवेश है। संधारित्र की प्लेटों पर आवेश पूछा दोस्तों, और संधारित्र की जो फिगर बनाया है देखो कुछ इस तरीके से बनाया है ना। फिगर दोस्तों एक बार बढ़िया से देख लेना, क्या फिगर ऐसी बनाया है, एकदम दोस्तों फिगर ऐसे बना रहा है। यहाँ पे एक बैटरी लगा हुआ है, बैटरी के साथ एक उसका आंतरिक प्रतिरोध लगा हुआ है, और यहाँ पे दोस्तों क्या लगा हुआ है, एक प्रतिरोध लगा हुआ है 2 ओम का, एक प्रतिरोध लगा हुआ है 2 ओम का। ऐसा दोस्तों यहाँ पे 2 ओम लिखा हुआ है, और ये बैटरी जो है 2.5 वोल्ट की है, और इसके साथ जो आंतरिक प्रतिरोध लगा हुआ है स्मॉल r = 0.5 ओम, और ये जो सेल लगा हुआ है, सॉरी ये सेल नहीं है, कैपेसिटर है, और ये कैपेसिटर है 4 माइक्रोफैरड का है, और ये 10 ओम का कोई आपका रेसिस्टेंस लगा हुआ है। फिगर आपको सही दिख रहा है नहीं यार? हाँ भाई एकदम लल्लन टॉप फिगर दिख रहा है बढ़िया तरीके से। तो आपको कह रहा दोस्तों ये जो संधारित्र है, इस संधारित्र पर कितना आवेश है, संधारित्र पर कितना आवेश है। तो दोस्तों पहले आवेश निकालने के लिए हम लोग क्या निकालेंगे कि यहाँ से यहाँ के बीच कितना विभव है। विभव हम तभी निकाल पाएंगे जब पहले अपने को धारा पता चले। और धारा कौन दे रहा है, अरे ये सेल लगा है ना, ये सेल धारा दे रहा है। तो सेल से प्रवाहित धारा दोस्तों फार्मूला धारा I = होता है V/R। R में कैपिटल R यानी बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध, ठीक ना। बाह्य प्रतिरोध यानी I = V/R, और R में 2 R हैं, एक है बाह्य प्रतिरोध और एक है आंतरिक प्रतिरोध। तो बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध, वाह भाई गजब। I = V दोस्तों वोल्टेज कितना दिया हुआ बैटरी का 2.5, बड़का R ये 10 ओम और ये 2 ओम, 10 2 12 प्लस छोटका R की वैल्यू 0.5, तो ये क्या हो जाएगा 2.5/12.5, ठीक है। एक अंक पे दशमलव कैंसिल हो गया, तो 25/125, 25 से के 25, 125, 5 दूनी 10, 0.2 एम्पियर, ठीक ना। 0.2 एम्पियर ये क्या आ गया, करंट आ गया, आई आ गया। अब दोस्तों जब आई आ गया
तो हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इसके बीच का विभवांतर, V इक्वल टू क्या होता है आई आर। तो V इक्वल टू आई की जगह पे 0.2 R, इसमें ये कितना प्रतिरोध है 10 ओम का, 10 ओम से गुणा कर देंगे तो 1 से 10 कम हो जाएगा, यानी 2 वोल्ट आ जाएगा, 2 वोल्ट का विभवांतर आ गया। इस पे क्या पूछा हुआ है, इस 4 माइक्रोफैरड पर आवेश पूछ रहा है, यानी क्यों पूछ रहा है 4 माइक्रोफैरड पर आवेश, 4 माइक्रोफैरड पर आवेश क्या पूछ रहा, आवेश। आवेश का फार्मूला क्यू इक्वल टू भी मैंने पहली बार बताया, क्यू इक्वल टू क्या होता है सी वी, क्यू इक्वल टू क्या होता है सी वी होता है, क्यू इक्वल टू सी वी। तो क्यू इक्वल टू सी की जगह पे 4 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, तो 4 माइक्रोफैरड, चलो माइक्रोफैरड माइक्रोकुलाम में दिया, कोई बात नहीं, माइक्रोफैरड को चेंज मत करो, गुणे वी कितना दिया है 2, तो 4 दूनी 8 माइक्रोकुलाम। ये दोस्तों आपका ऑप्शन जो होगा 8 माइक्रोकुलाम, वो आपका आंसर क्या है, सही है 8 माइक्रोकुलाम, ठीक ना। चलिए भाई, ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्या हो गया 10 हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। दोस्तों घबराइए मत, क्वेश्चन नंबर टोटल 28 हैं, ठीक ना। थोड़ा सा वीडियो लंबी बन जाए कोई दिक्कत नहीं यार, आपको क्वेश्चन समझ में आए। और कोशिश ये मेरी रहती है ना कि एक वीडियो जब बनी रहेगी तो आप एक वीडियो देखो और एक वीडियो देखने के बाद कहो कि हाँ हमारा अब ये चैप्टर बढ़िया तरीके से क्या हो गया, तैयार हो गया है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आपके सामने आ गया है 11 वाला क्वेश्चन देखना भाई जरा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है दोस्तों, सिंपल फार्मूले पे क्वेश्चन है। 60 माइक्रोफैरड धारिता वाले एक संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर 3 × 10⁻⁸ कूलम आवेश है, संधारित्र में संचित ऊर्जा होगी। पहले दोस्तों अपने को सी दिया हुआ है 60 माइक्रोफैरड, तो इसको लिख दो 60 × 10⁻⁶ फैरड। और क्या दिया है, प्रत्येक प्लेट पर आवेश, आवेश दोस्तों क्यों जो दिया हुआ है 3 × 10⁻⁸ कूलम, 3 × 10⁻⁸ कूलम। क्या पूछ रहा है, ऊर्जा पूछ रहा है। दोस्तों ऊर्जा का 3 फार्मूला होता है, ऊर्जा का 3 फार्मूला होता है, फार्मूला आपको याद होना चाहिए, घुमा फिरा करके ऊर्जा पे सवाल आते रहते हैं। फार्मूला क्या है, 1/2 CV², 1/2 Q²/C, 1/2 QV। ये दोस्तों फार्मूले हैं, ठीक ना, ये अपने क्या है फार्मूले हैं। तो U इक्वल टू कौन सा लगेगा, C है Q है, C है Q है, ये फार्मूला लगा दो 1/2 Q²/C। U इक्वल टू 1/2 Q की जगह पे 3 × 10⁻⁸ का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 10⁻⁸ का 10⁻16 बटे C की जगह पे 60 × 10⁻⁶। इसी बाई सॉल्व कर देना है। U इक्वल टू 1 0 इसको दे दो 10⁻5 हो जाएगा, -5 हो गया, ऊपर जाएगा +5 हो जाएगा, +5 हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। तो 1/2 × 9/6 × 10⁻11 हो जाएगा। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6 और 3/4, 3/4 का मतलब जानते हो, 3/4 का मतलब 7.5, 0.75, 0.75 × 10⁻11, एक अंक दशमलव लेकर आओ तो 0.75 है, इसको मैं 7.5 × 10⁻1 × 10⁻11 लिख देता हूँ। तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.5 × 10⁻12 जूल, ठीक ना। ये दोस्तों अपना आंसर आ गया 7.5 × 10⁻12 जूल, ठीक ना, 7.5 × 10⁻12 जूल। ये दोस्तों अपना आंसर क्या है, सही है। तो देखा आपने कितना प्यारा क्वेश्चन है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना था, ठीक ना। अब दोस्तों अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों आपके सामने आ गया है, और आपके सामने आ गया है क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा होगी। अब बताओ दोस्तों, आप लोग सॉल्व करो भाई, एक बार सॉल्व करो दोस्तों, थोड़ा मैं इसको खाना पीना पिला दूँ, ठीक ना। एकदम आप देख रहे हो सवाल एकदम इसी टाइप का है ना, एकदम इसी टाइप का है, कुछ नहीं करना है, बस फार्मूले लगा देना दोस्तों। फार्मूले लगाओगे तुरंत आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चलो मैं लिखता हूँ फार्मूले में, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है। 100 माइक्रोफैरड धारिता, ठीक है ना, 100 माइक्रोफैरड धारिता, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 100 माइक्रोफैरड धारिता। तो C दिया है, तो C अपने को कितना दिया है, C इक्वल टू दिया है 100 माइक्रोफैरड, तो 100 × 10⁻⁻6 फैरड, ये हो गया C। 100 माइक्रोफैरड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने के लिए V दिया है 10 वोल्ट, 10 वोल्ट तक आवेशित करने के लिए उसमें संचित ऊर्जा होगी। ऊर्जा दोस्तों U पूछ रहा है, बता दो फार्मूला क्या लगेगा। U इक्वल टू 1/2 CV²,
u इक्वल टू 1/2, सी की जगह पे 100 गुणे 10 की घाते -6 और v की जगह पे 10 का स्क्वायर करोगे, सॉरी तो डायरेक्ट ये 200 2 जीरो, ये 2 जीरो 4 जीरो, 4 जीरो में से 2 कट जाएगा, 2 जीरो बचेगा, 2 जीरो बोलो तो 10 घाते -2 गुणे 1/2, 1/2, 1/2 का मतलब होता है 0.5 गुणे 10 घाते -2। इसको आप लिख सकते हो 5 गुणे 10 की घाते -3 जूल, 5 गुणे 10 की घाते -3 जूल, ठीक ना। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर आ जाओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हो गया, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों आपसे कह रहा है कि एक आवेशित वायु संधारित्र में U0 ऊर्जा संचित है। ये परावैद्युत की पट्टी जिसका प्राप्तांक K है को प्रवेश कराने पर ऊर्जा U हो जाती है। दोस्तों जो ऊर्जा U0 लिखा हुआ है ये है ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व का दोस्तों फार्मूला होता है समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा घनत्व। ऊर्जा घनत्व का फार्मूला होता है ऊर्जा बटे आयतन। एकांक आयतन में संचित ऊर्जा को ऊर्जा घनत्व कहते हैं। इसका जो फार्मूला निकल के आता है दोस्तों, अगर समांतर प्लेट संधारित्र, ये मान लो कोई हमारी समांतर प्लेट संधारित्र है, अगर ये समांतर प्लेट संधारित्र वायु में रखी गई हैं तो इनका ऊर्जा घनत्व 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर होता है। अगर हम लोग इसको के प्रभावितांक वाले इनको इन्हीं प्लेटों के बीच में के प्रभावितांक वाला कोई पट्टी रख देते हैं तो अब इसकी ऊर्जा मान लो U है, U हो जाती है 1/2 एप्सिलॉन 0 कैपिटल के ई स्क्वायर हो गई। अब दोस्तों इसी को देखो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ 1/2 एप्सिलॉन 0 ई स्क्वायर इंटू के। अब दोस्तों बताओ ये इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू आप देख के बताओगे U0, तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा U0 के। बताओ कितना आसान है ना, कितना आसान है, बताओ एकदम बढ़िया हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 दोस्तों कह रहा है कि एक अनावेशी पृथक चालक A एक आवेशी पृथक चालक B के समीप लाया जाता है। इससे दोस्तों कह रहा है कि एक आवेशी चालक है ये, और इस आवेशी चालक के ये क्या है आपका आवेशित है, ये क्या है आपका आवेशित है, और इसके समीप एक अनावेशित चालक को लाया जाता है, अनावेशित चालक को लाया जाता है, ठीक ना। जब दोस्तों ये अनावेशित चालक दूर पर है, आप दोस्तों विभव की परिभाषा पढ़े हो, विभव इक्वल टू होता है V इक्वल टू W/Q। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य ही उस बिंदु का वैद्युत विभव कहलाता है। एकांक परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उसे उस बिंदु का वैद्युत विभव कहते हैं। तो अब दोस्तों अगर ये मान चलो कि अनावेशी चालक इस आवेशी चालक से दूर है, तो जब दूर रहेगा तो उसका विभव कुछ है रहेगा, अब उसके पास ला दोगे तो विभव कम हो जाएगा। तो पास लाने से समीप आ जाएगा, समीप आ जाने से जब दोस्तों ये समीप आ जाएगा, भैया पहले दूर था, जब परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य, यानी जितना दूर रहेगा उतना ज़्यादा लाने में कार्य किया जाएगा, उतना ही विभव होगा। अब ये दूर था तो विभव था ज़्यादा, जब समीप ला दिया तो हमने क्या हो गया, विभव कम हो गया, विभव क्या हो गया कम हो गया। और ये अनावेशित है, इसके अंदर कोई आवेश ही नहीं है, जब कोई आवेश ही नहीं तो इसका आवेश कुछ परिवर्तित हुआ नहीं है तो विभव कम हो गया, जबकि आवेश क्या रहा, आवेश समान रहा, ठीक ना। तो आवेश स्थिर रहता है परंतु विभव घट जाता है। ये बात समझ आई कि ये आवेशी चालक दूर था, जब दूर था उसका कुछ विभव था, जब पास आ गया अब इसके ये पास आ गया, अब विभव क्या हो गया कम हो गया है, लेकिन आवेश वही रहा पहले वाला जो आवेश था। ये रहा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों यहीं पर देख लो, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती। लो भैया आ गया, जो मैंने दोस्तों आपको बताया स्टार्टिंग में एकदम, संधारित्र की धारिता C इक्वल टू होता है Q/V, Q पर V पर डिपेंड नहीं करता, और मटेरियल नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करता। डिपेंड किस पे करता है, आकार व आकृति पर, प्रावैद्युतांक पर, और मतलब जो चालक है उसके प्रावैद्युतांक पर, और समीपवर्ती माध्यम पर डिपेंड करता है। तो ऑप्शन देख लो क्या कह रहा है कि इस एक संधारित्र की धारिता निर्भर नहीं करती। ऑप्शन देखो क्यों दिया है, प्लेटों की आकृति निर्भर करती है, प्लेटों के आकार निर्भर करती है, प्लेटों के बीच आवेश पर ना भैया आवेश पर निर्भर नहीं करती, और प्लेटों के बीच अंतराल पर निर्भर करती है। फार्मूला होता है C इक्वल टू A/0/D। प्लेटों के बीच अंतराल पर डिपेंड करती है, प्लेटों के बीच प्लेटों का जो क्षेत्रफल है उस पर भी डिपेंड करती है, यानी आकार और आकार हुआ ना, आकार और आकृति यानी क्षेत्रफल ज़्यादा हुआ कम हुआ उस पर डिपेंड करती है। दोनों प्लेटें एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं उस पर भी डिपेंड करती है ये, ठीक है। जबकि Q, V और नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड नहीं करती। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 15 हो गया दोस्तों। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर।
इसको इरेज कर दूँ भाई, चलो इरेज करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 और देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 का क्या आप लोग उसकी खोपड़ी उड़ा देते हो कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, अब तक हमने 15 क्वेश्चन का लगातार धुआंधार हमने क्वेश्चंस कराया और आपको लगा भाई हाँ मज़ा आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, देखते हैं भाई कितने लोग उसके क्वेश्चन को गर्दा उड़ा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, एक संधारित्र जिसकी धारिता 100 माइक्रोफैरड है 200 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, उसे 2 ओम के प्रतिरोध द्वारा विसर्जित करने पर उत्पन्न हुई ऊष्मा है। अरे भैया ऊष्मा दोस्तों, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है, वही समांतर प्लेट संधारित्र की ऊर्जा निकाल दो, वही उत्पन्न ऊष्मा हो गई। तो उत्पन्न ऊष्मा पहले देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, एक संधारित्र जिसकी धारिता 100 माइक्रोफैरड है, धारिता सी दिया है 100 माइक्रोफैरड, और क्या दिया है 200 वोल्ट, वी अपने को दिया हुआ है 200 वोल्ट आवेशित किया गया है। आर का कोई काम ही नहीं है। ऊर्जा का फार्मूला मैंने 3 बताया है, तीनों फार्मूला मैं साथ लिखता हूँ, 1/2 CV², 1/2 Q² C, 1/2 QV। अब बता दो मेरे दोस्तों इसमें कौन सा फार्मूला लगेगा। C और V दिया है तो U = हो जाएगा 1/2 CV²। U = 1/2 C की जगह पे 100 माइक्रोफैरड है तो घाती -6 लगा दो। V 200 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और 2 जीरो का 4 जीरो, 2 जीरो का 4 जीरो, 3 जीरो का 6 जीरो, 4 जीरो का 8 जीरो। गजब। देखो यहाँ पे 4 जीरो, यहाँ पे 2 जीरो, 6 जीरो, 6 जीरो प्लस में 6 जीरो माइनस में बर्बाद हो गए। बचा 2 1 के 2, 2 1 के 2 और 2 दूना 4, 2 1 के 2, 2 दूना 4। तो U = कितना आ गया भाई 2 जूल। U = दोस्तों कितना आ गया आपका 2 जूल। ये 2 जूल दोस्तों आपका आंसर है, ठीक ना। U = क्या आ गया आपका 2 जूल, यही 2 जूल आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 16 का बी, ठीक ना। आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने आ गया है और क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है कि निम्न चित्र में बिंदुओं ए व बी के बीच तुल्य धारिता है। दोस्तों आपको देखो चित्र में कैसे बनाया है, ऐसे यहाँ बनाया है और ऐसे यहाँ बना दिया है, ठीक ना। और थोड़ा मैं इसको ऐसे लगा दूँ, ये या देखो ये ऐसे ना। चलो थोड़ा और क्वेश्चन जैसे भी बनाया है, बस मतलब यही है इसका, ये देखो ऐसे, ठीक ना। यहाँ पे दोस्तों इसका है ए और यहाँ पर है बी। कह रहा कि ए और बी के बीच तुल्य धारिता निकालो, और ये है आपका 1 माइक्रोफैरड और ये है आपका 2 माइक्रोफैरड और ये है दोस्तों 3 माइक्रोफैरड। ए व बी के बीच में पूछा हुआ है, आवेश ए से चलना शुरू करेगा, बेचारा यहाँ पहुँचेगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। जहाँ आवेश बढ़ जाता है वो होता है आपका समांतर क्रम, जहाँ आवेश नहीं बढ़ता है वो होता है आपका श्रेणी क्रम। जहाँ आवेश बट जाए समांतर क्रम, जहाँ आवेश न बटे श्रेणी क्रम। यहाँ आवेश बट जा रहा है, यहाँ आवेश बट जा रहा है तो ये है समांतर क्रम। अगर दोस्तों ये समांतर क्रम है, समांतर क्रम का फार्मूला होता है C = C1 + C2 और श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2, ठीक ना। तो ये दोनों समांतर क्रम में हैं, तो मान लो C डैश = 1 + 2 कितना हो जाएगा 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड। अब ये 3 और ये 3 दोनों किस क्रम हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। जब श्रेणी क्रम में हो गए तो 1/C = 1/3 + 1/3, 1/C = 2/3, तो C = क्या हो जाएगा 3/2 माइक्रोफैरड, 3/2 माइक्रोफैरड। 3/2 दोस्तों जो आपको आंसर दिया है वो आपका सही है। चलो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 दोस्तों आपके सामने आ गया है। 18 में कह रहा है कि संलग्न चित्र में बिंदुओं ए व बी के बीच में तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। थोड़ा मैं फिगर बना दूं भाई, ये फिगर क्या दिया है आपको, फिगर में कह रहा है कि ये है आपका पहला संधारित्र और ये है आपका दूसरा संधारित्र और एक आपका ऐसे बना दिया भैया ये, ठीक ना। इस तरीके से बनाया है और यहाँ पे लिखा है ये है ए और यहाँ पे लिखा है ये है बी, ठीक ना। ए और बी के बीच में आपसे क्या पूछ रहा है, तुल्य धारिता पूछ रहा है, ठीक ना। यहाँ पे कितना दिया है, ये 2 माइक्रोफैरड है और यहाँ पर आपका ये भी 2 माइक्रोफैरड है और ये दोस्तों आपका है 3 माइक्रोफैरड। ए व बी के बीच में तुल्य धारिता पूछा हुआ है। तो दोस्तों आवेश कहाँ चलना शुरू करेगा, ए से, पहले वाले नाम से चलना शुरू करता है। अगर आवेश यहाँ चलना शुरू करेगा यहाँ पहुँचेगा, जब यहाँ पहुँचेगा कुछ आवेश इधर जाएगा कुछ आवेश इधर जाएगा, बढ़ गया। इसका मतलब बढ़ गया दोस्तों, तो ये वाले और ये वाले आपस में समांतर क्रम में हुए। लेकिन
जो आवेश इसमें जाएगा वही आवेश इसमें जाएगा, जो आवेश इसमें जाएगा वही आवेश इसमें भी जाएगा। तो जब इसमें भी जाएगा तो ये इसका धारिता ये दोनों आपस में क्या हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। जब ये दोस्तों श्रेणी क्रम में हो गए तो मान लो इनकी तुल्य धारिता है सी डैश, तो 1/C डैश इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2, हर बराबर है, अंश को आपस में जोड़ दो, 2/2 आ गया 1, यानी सी डैश की वैल्यू कितना है 1 माइक्रोफैरड। अब ये 1 और ये 3 समांतर क्रम में, तो इस ए व बी के बीच में तुल्य धारिता ए व बी के बीच में तुल्य धारिता दोनों समांतर क्रम में हैं, तो 1 + 3 कितना हो गया 4 माइक्रोफैरड। ये आपका दोस्तों आंसर हो गया 4 माइक्रोफैरड। ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो ये हम लोग हो गए क्वेश्चन नंबर 18 तक हो गए। अब दोस्तों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। कितने पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। ठीक है, इरेज कर दे भाई, इरेज कर दे कि वहाँ पे हो जाएगा क्या, वहाँ पे दोस्तों हो जाना चाहिए। चलो यार क्वेश्चन नंबर 19 वहाँ कर देते ना यार, अभी जगह तो है। क्वेश्चन नंबर 19 का दोस्तों फिगर बनाना पड़ेगा। चलो भाई फिगर में बना दे रहा हूँ ये यार, ठीक है। चलो देखो फिगर 19 में क्या कह रहा है, ये ऐसे है, ऐसे है, फिर उसके बाद है दोस्तों ये आपको ये ऐसे दे दिया है, ठीक है, और एक यहाँ भी दिया हुआ है, ठीक ना। चलो ये हो गया क्वेश्चन ना। तो इसमें कितना कितना दिया, एक और बीच यहाँ भी दिया एक, ठीक है। चलो सब एक दिया, ये है 1 माइक्रोफैरड का, ये भी है दोस्तों 1 माइक्रोफैरड का, ये भी है 1 माइक्रोफैरड का, ये भी है ये 1 माइक्रोफैरड का। और यहाँ पे जो दिया हुआ है P और यहाँ पे दिया क्यों, यहाँ पे है P, यहाँ पे है ये क्यों, P व क्यों के बीच पूछा हुआ है। तो दोस्तों P पहले नाम आया, जो नाम पहले आएगा वहाँ से चलना शुरू करेगा। यहाँ से चलना शुरू किया, यहाँ से चलना शुरू किया, जो इसमें जाएगा वही इसमें जाएगा, वही इसमें जाएगा, ठीक ना। तो ये तीनों क्या हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए। तो श्रेणी क्रम में इनका तुल्य धारिता मान लिया सी डैश, तो 1/C डैश 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, तीनों का हर बराबर है, अंश को आपस में जोड़ दो, तो 1 + 1 3/1, सी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। अब ये पूरा इसका कितना आया 1/3 और यही 1, ये किस में जाएंगे, समांतर क्रम हो जाएंगे। देखो फिगर मैं ऐसे बना दूँ, ये ऊपर वाला जो था आपका ये वाला और ये वाला ऐसे, तो ये कितना आया आपका 1/3 आया, ये कितना आपका 1 है। ये दोनों समांतर क्रम में तुल्य धारिता मान लो P व Q के बीच में, P व Q का तुल्य धारिता हमने क्या मान लिया PQ, CPQ, वाह गजब, CPQ क्या हो जाएगा C1 + C2 1/3 + 1, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 4, तो क्या आ जाएगा भैया 4/3 माइक्रोफैरड। वाह मज़ा आ गया यार, मज़ा आ गया कि नहीं भाई, मज़ा आ गया दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि हाँ सर मज़ा आ गया था। चलो भाई अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 पे, ठीक ना। ये अपना रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाते हैं, बस भाई 8-10 क्वेश्चन और बचे हैं, टोटल अपने 28 क्वेश्चन है, ठीक ना। इरेज करें एकदम दोस्तों, इरेज करता हूँ, ये देखो मैं इरेज कर दूँ या, चलो भाई इरेज करता हूँ। दोस्तों एक वीडियो में 28 क्वेश्चन बताना बड़ी बात है ना, आपको आपके लिए सब हो रहा है ताकि आप एक बार में इतने क्वेश्चंस देखो और लगाओ धीरे धीरे मज़े के साथ। और अभी क्वेश्चन ये सब लगाए रहोगे ना तो ये चैप्टर आपको एकदम बढ़िया तरीके से मजबूत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 20 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 दोस्तों आपसे कह रहा है कि चित्र में प्रदर्शित संधारित्रों की तुल्य धारिता ए व बी के बीच है। दोस्तों पतंग बना दिया, ये पतंग बना दिया, पतंग है ना। चलो भाई एक ऐसे कर दिया, एक ऐसे कर दिया, एक ऐसे कर दिया है, एक ऐसे कर दिया है, यहाँ से बन जाएगा पतंग। क्या बन जाएगा, काइट बन जाएगा, पतंग जो बचपन में उड़ाते थे और तुमसे उड़ती नहीं थी पतंग तुम्हारी, ठीक ना। एक लोग ढील जाके देते थे, ढील देते तब भी नहीं पतंग उड़ती थी ना। चलो वो वाली पतंग बन गई ऐसे, ठीक ना, ऐसे कुछ बना दोस्तों। और इसमें देखो ये ऐसे भी लगाया क्या है या, चलो मैंने फिगर कुछ गलत बनाया क्या, फिगर में यहाँ कुछ नहीं रहेगा, वाह भाई गजब। अच्छा और कहाँ नहीं रहेगा, यहाँ भी नहीं रहेगा भाई, वाह ऐसे, और यहाँ रहेगा, ठीक है। ये कितना दिया है 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड। और दोस्तों ये भी दिया है आपका 1 माइक्रोफैरड, और बताओ ये भी दिया 1 माइक्रोफैरड, और ये भी दिया है 1 माइक्रोफैरड। ए कहाँ पे है, यहाँ पे, बी कहाँ पे, यहाँ पे है। ए और बी के बीच में तुल्य धारिता पूछा हुआ है। अब दोस्तों देखो जरा इस फिगर को हम लोग कैसा फिगर बना देते हैं। इस फिगर दोस्तों हम लोग देखो ए और बी, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, देखो ए यहाँ पे, ठीक। उसके बाद इसमें 2 लगा हुआ है, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक। या देखो यहाँ पे कोई नाम नहीं है, मैंने नाम नहीं दिया। उसके बाद एक यहाँ पे लगा हुआ है ए ऐसे, ठीक।
ये वाला जो था उस पर ए का नाम लगा दिया, यहाँ पे मैंने ए, और यहाँ मैं नाम लगा दूँ बी। देखो भाई यही फिगर को मैंने ऐसे फिगर बनाया है, इसी फिगर को मैंने फिगर देखो एक लाइन में दो है ना, एक लाइन में दो हो गए, यहाँ वाले पे एक है, यहाँ वाले पे एक है, देख लो एक है, इसमें दो हो गए। ठीक, ये आपको दोस्तों समझ में आना चाहिए कैसे कैसे हो रहा है। यहाँ पे 1 माइक्रोफैरड है, यहाँ भी ये 1 माइक्रोफैरड है, यहाँ भी ये 1 माइक्रोफैरड है, यहाँ भी ये 1 माइक्रोफैरड है। अब ये दोनों आपके किस में है, श्रेणी क्रम में है। अगर ये दोस्तों श्रेणी क्रम में है तो कितना हो जाएगा, 1/c डैश इक्वल टू 1/1 प्लस 1/1, हर बराबर है, अंश को आपस में जोड़ दो 2/1, पलट दोगे तो c डैश इक्वल टू हो जाएगा 1/2। अब ये देखो ये फिगर, इसी फिगर को मैं ऐसे बना दूँ, ये एक संधारित, इसमें भी एक संधारित अब आ गया, इसमें भी एक संधारित। अब ये 1, ये हो जाएगा 1/2 और ये 1। अब तीनों किसमें, समांतर क्रम में, तो तुल्य धारिता C मान लो, C इक्वल टू 1 प्लस 1/2 प्लस 1, 1 2 और हाफ, ढाई, 2 और आधा यार, ढाई, 2.5 माइक्रोफैरड। ये आपका आंसर है भाई, 2.5 माइक्रोफैरड। ये दिख रहा है कि नहीं यार, जरा मैं देख लूँ, 2.5 माइक्रोफैरड। चलो भाई दिख रहा है, 1 घंटे की वीडियो हो भी गई यार, 2.5 माइक्रोफैरड। चलो भाई, ये दोस्तों आपने कहा क्वेश्चन नंबर 20। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि एक सावेशी संधारित्र बैटरी से जुड़ा है, यदि इसकी प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की एक पट्टी रखी जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा अपरिवर्तित रहेगी। एक आवेशी संधारित्र बैटरी से जुड़ा है, कोई दोस्तों ये आवेशी संधारित्र है, ये कोई संधारित्र है, और ये संधारित्र किससे जुड़ा हुआ है, किसी बैटरी से जुड़ा हुआ है। ये किससे जुड़ा हुआ है, किसी बैटरी से जुड़ा हुआ है। तो बैटरी से जुड़ा हुआ है, यदि प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की पट्टी रखी जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा अपरिवर्तित रहेगी। तो मैं ऐसे ना बना करके फिगर को ऐसे बना दे रहा हूँ, ये संधारित्र हो गया कोई, और इस संधारित्र को किसी बैटरी से जुड़ा गया, ये देखो ये ऐसे बैटरी से ऐसे बनाता हूँ, ठीक ना, ये बैटरी से जुड़ा हुआ है। अब इस प्लेटों के बीच में पहले अगर जब पट्टी नहीं थी, जब कोई पट्टी नहीं, मतलब वायु है भी, अभी ये वायु है, इस प्लेटों के बीच में कुछ है, अरे कुछ नहीं है। जब कुछ नहीं है तो इसके प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू σ/ε0। अब जब कोई पट्टी रख दिया जाता है तो E डैश मान ले रहा हूँ, तो σ/K∁ε0। पट्टी आने पर E घट गया, के नीचे आया तो E घट जाएगा, ठीक ना, पट्टी आने पे E घट गया। अच्छा, E घट गया, विभवांतर V इक्वल टू होता है, एक फार्मूला होता है E इक्वल टू होता है दोस्तों डेल्टा V अपान डेल्टा x। अगर बताओ E घटेगा तो V भी घटेगा, तो मतलब E घटा, E घटने के साथ साथ दोस्तों हम कह सकते हैं V भी घटेगा। अगर E घटेगा तो V घटेगा, ठीक ना, E घटेगा तो V भी घटेगा। तो आप दोस्तों फार्मूला आप सब पे आ जाओ, आवेश, अच्छा आवेश अभी रहने दो, विभवांतर घट जाता है, ठीक ना, तो अपरिवर्तित रहता है। कौन अपरिवर्तित रहता है, विभवांतर तो बदल गया, घट गया। धारिता, अच्छा धारिता देख लो, जब दोस्तों जिन पट्टियों के बीच में वायु था तब इनकी धारिता C इक्वल टू A∁0 अपान D। अब प्लेट आ गया है, परावैद्युत प्लेट, तो C इक्वल टू C डैश मान लो, कैपिटल K A∁0 अपान D। तो पट्टी आने पर धारिता बढ़ गई, देखो K आ गया ना, तो धारिता बढ़ गई, तो धारिता क्या हो गई, धारिता मैं यहाँ लिख रहा हूँ, धारिता क्या हो गई, बढ़ गई। वैद्युत क्षेत्र घट गया, विभवांतर घट गया, लेकिन धारिता बढ़ गई, विभवांतर क्या हो गया, बढ़ गया। तो विभवांतर भी हो गया, धारिता हो गया। ऊर्जा, अगर दोस्तों देखो C, ऊर्जा का भी मैंने फार्मूला होता है C इक्वल टू 1/2 CV²। तो C अगर बताओ घट जा रहा है, V बढ़ जा रहा है, तो इसके घटने बढ़ने से V भी घटेगा, बढ़ेगा, तो मतलब U भी अपरिवर्तित होगा, सॉरी U भी परिवर्तित होगा, U परिवर्तित होगा, C परिवर्तित होगा, V परिवर्तित होगा, E परिवर्तित होगा। लेकिन एक ऐसा बंधा है जो अपरिवर्तित होने वाला नहीं है, और वह कौन है, इस संधारित्र का आवेश। जो बैटरी से जोड़ करके दे दिया गया आवेश, वह आवेश उस संधारित्र पर स्टोर हो जाएगा, वो आवेश अपरिवर्तित रहने वाला है, आवेश बदलने वाला नहीं है। जबकि वैद्युत क्षेत्र, विभवांतर, धारिता और ऊर्जा सब बदल जाने वाली है। ये दोस्तों बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि E बदल जाता है, फार्मूला मैंने बताया, V बदल जाता है, फार्मूला मैंने बताया, C बदल जाता है, ये फार्मूला मैंने बताया, U बदल जाता है, भैया C बदल गया, V बदल गया, तो U नहीं बदलेगा, तो U भी बदल जाएगा। तो ये मैंने फार्मूला बता दिया, ठीक ना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पर।
ये था क्वेश्चन नंबर 21। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, और क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के कम से कम 25 26 तक इसी टाइप के लगातार क्वेश्चन मिलने वाले हैं, मजा आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई इरेज कर दूँ, मैं इरेज करता हूँ। लगातार 3-4 क्वेश्चन दोस्तों इसी टॉपिक पर मिलने वाले हैं। अभी बैटरी जोड़ेंगे, बैटरी हटाएंगे, सब कुछ होगा, एकदम बढ़िया से उसको समझिए। और एग्जाम में 1 नंबर इस क्वेश्चन पर लगभग आ जाते हैं, और मैक्सिमम लोग छोड़ के चले आते हैं क्योंकि उनको समझ में नहीं आ पाता है। लेकिन आप बढ़िया से समझिए। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपका 22 वाले क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि 1 पिकोफैरेड धारिता का समांतर प्लेट वायु संधारित है। जब इसकी प्लेटों के बीच दूरी दोगुनी करके पूरे स्थान को मोम से भर देते हैं तो धारिता बढ़कर 2 पिकोफैरेड हो जाती है। मोम का परावर्तनांक है। देखो ये कोई दोस्तों समांतर प्लेट संधारित है और इसके बीच में क्या है, वायु है, तब इसकी धारिता C = A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ये फार्मूला होता है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि 1 पिकोफैरेड धारिता का समांतर प्लेट संधारित वायु संधारित है। अब इस समय संधारित्र की धारिता 1 पिकोफैरेड है, कब, जब इसके बीच में वायु है, यानी कह सकते हो कि A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D की वैल्यू क्या है, 1 है। आगे, जब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी दोगुनी, D क्या कर दे रहा है, दोगुनी करके पूरे स्थान को मोम से भर देता है तो धारिता बढ़कर 2 फैरेड हो जाती है। अब जो धारिता कितनी हो जा रही, 2 कब हो जा रही है, जब इसके बीच में वायु कोई प्लेट आ जा रहा है, मतलब की आ जाएगा, तो कैपिटल के A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D क्या कर दिया जा रहा है, दोगुनी कर दिया जा रहा है, 2D कर दिया जा रहा है। D क्या कर दिया जा रहा है, 2D कर दिया जा रहा है। तो ये K का वैल्यू पूछ रहा है। अब दूसरा ध्यान देखो, 2 = कैपिटल K अपॉन 2 को मैं इधर कर दूं इनटू A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, ऐसे मैं कर दिया। अब देख लो A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D की वैल्यू क्या है, 1, तो 2 = K अपॉन 2 इंटू 1, 2 इधर आ जाएगा तो K की वैल्यू क्या हो जाएगा, 4, K की वैल्यू क्या आ जाएगा, 4 आ गया। तो समझ में आया ये दोस्तों बढ़िया समझिए, फिर से बात समझिए। जब दोस्तों इस प्लेटों के बीच में वायु था तो ये फार्मूला, और कह रहा है क्वेश्चन वाला कि जो धारिता है कितनी है, 1 पिकोफैरेड है। 1 पिकोफैरेड कब है, जब प्लेटों के बीच में वायु है। ठीक, अब कह रहा है कि धारिता 2 हो जा रही है, कब, जब दूरी को दोगुना कर दिया जा रहा है और प्लेटों के बीच में कोई परावैद्युत पदार्थ रख दिया जाता है, तब परावैद्युत पदार्थ रख दिया गया, इसीलिए क्या आया। मैंने 2D क्यों किया, क्योंकि क्वेश्चन वाला कह रहा है कि दूरी को दोगुना कर दिया जा रहा है, तो ये 2 आ गया। K अपॉन 2 मैंने लिखा, फार्मूला A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D की वैल्यू पता है 1, ठीक है, तो 1 रखा, 2 2 जा 4 आ गया, K की वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया दोस्तों, K की वैल्यू 4 आ गया। चलो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ गया है कि 20 माइक्रोफैरेड तथा 30 माइक्रोफैरेड धारिता के 2 समांतर प्लेट संधारित है, क्रमशः 30 वोल्ट तथा 20 वोल्ट तक आवेशित हैं। इन्हें समांतर क्रम में जोड़ने पर इनकी प्लेटों के बीच उभयनिष्ठ विभव होगा। तो 20 माइक्रोफैरेड और 30 माइक्रोफैरेड धारिता के 2 समांतर प्लेट संधारित है। तो ये क्वेश्चन आपको 20 माइक्रोफैरेड और 30 माइक्रोफैरेड धारिता के 2 समांतर प्लेट संधारित क्रमशः 30 वोल्ट तथा 20 वोल्ट तक आवेशित हैं। इन्हें समांतर क्रम में जोड़ने पर इनकी प्लेटों के बीच उभयनिष्ठ विभवांतर होगा। आपको दोस्तों पता है कि जब 2 समांतर प्लेट संधारित्रों को हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं, तो समांतर क्रम में क्या समान होता है, विभव समान होता है। तो दोस्तों वही कह रहा है कि उभयनिष्ठ विभव क्या होगा, तो दोस्तों उभयनिष्ठ विभव दोस्तों, उभयनिष्ठ विभव V दोस्तों, V = होता है Q/C। तो यहाँ पे कुल आवेश बटा कुल धारिता क्या हो जाएगा, कुल आवेश बटा कुल धारिता। उभयनिष्ठ विभव V = क्या हो जाएगा, कुल आवेश अपान कुल धारिता। तो कुल आवेश V = कुल आवेश Q1 + Q2 अपान कुल धारिता C1 + C2। अब बताओ कुल आवेश दिया है, नहीं दिया है, तो आवेश को चेंज करने का फार्मूला Q = क्या होता है, सिंस Q = क्या होता है, CV। तो Q1 जगह पे C1V1 प्लस Q2 जगह पे C2V2 अपान C1 + C2। तो V = C1 की वैल्यू दोस्तों अपने को दिया है 20 माइक्रोफैरेड और 30 माइक्रोफैरेड। तो 20 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और 30 यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। विभव कितना दिया हुआ है, 30 वोल्ट और 20 वोल्ट। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 20 है, और यहाँ प्लस लगा दो बटे 30 + 20। V = 2 × 6 = 600 + 600 बटे 30 20 50। तो V = 1200 बटे 50, 1 0 0 से कट गया, तो V = 5 दूनी 10, 2 12,
2 12 2 5 के 20 24 वोल्ट। ठीक है, 24 वोल्ट आ गया दोस्तों। उभयनिष्ठ विभव का आंसर कितना आया? 24 वोल्ट आ गया। ठीक ना, 24 वोल्ट। ठीक, चलिए अब दोस्तों आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पे। पहले मैं इरेज कर दूँ। मज़ा आ गया ना भाई? ये 2 क्वेश्चन लगाने में मज़ा आया ना? चलें, इसी टाइप के दोस्तों आपको क्वेश्चन मिलने वाले हैं अब। ठीक ना, इसी टाइप के बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हैं, एकदम दिल गदगद हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 24। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 24 का थोड़ा स्वागत तो कर लो। 24 कह रहा कि एक 10 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करके बैटरी हटा देते हैं। अब इसे एक दूसरे अनावेशित संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। उभयनिष्ठ विभव 40 वोल्ट हो जाता है। दूसरे संधारित्र की धारिता है। चलो भाई, कह रहा है कि एक 10 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र को, ये 10 माइक्रोफैराड का दोस्तों कोई संधारित्र है। 10 माइक्रोफैराड कितना? ये 10 माइक्रोफैराड। 10 माइक्रोफैराड के धारिता के संधारित्र को 100 वोल्ट तक आवेशित करके इसको कोई बैटरी लगाया गया। ये बैटरी है, ये बैटरी लगाया गया तभी तो ये आवेश हुआ। और बैटरी कितना लगाया गया है? 100 वोल्ट। 100 वोल्ट तक आवेशित करके तो 100 वोल्ट की बैटरी दिया गया, 100 वोल्ट। तो दोस्तों इस धारिता को, इस कैपेसिटर को जिसकी धारिता 10 माइक्रोफैराड है, इसको 100 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया गया। तब इस पे आवेश कितना आया? आवेश निकाल लेता हूँ। आवेश क्यों? Q इक्वल टू क्या होता है? CV। तो Q इक्वल टू C कितना दिया? 10 माइक्रोफैराड इंटू 100 से गुणा कर दोगे 1000 माइक्रो कूलाम आ गया। इतना आवेश आया। अब आगे कह रहा है इसे अब एक दूसरे अनावेशित संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब इस संधारित्र को, ये जो दोस्तों संधारित्र है जिस पे आवेश 1000 माइक्रो कूलाम आया है, इसकी धारिता 10 माइक्रोफैराड है, इसको एक अनावेशित संधारित्र से जोड़ा जाता है। ठीक है, जोड़ा जाता है तो उभयनिष्ठ विभव 40 वोल्ट हो जाता है। अब उभयनिष्ठ विभव कितना हो गया? इसका 40 वोल्ट हो गया। अब उभयनिष्ठ विभव कितना हो गया? 40 वोल्ट हो गया। तो कह रहा है कि दूसरे संधारित्र की धारिता है, तो इस संधारित्र की धारिता मान लो, इसकी संधारित्र की धारिता क्या? 10 माइक्रोफैराड है। इस संधारित्र की धारिता मान लो C है, तो ये या C डैश मान लेता हूँ। C डैश, ये C डैश कितना है यही आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों ये C डैश हम लोग तभी निकाल पाएंगे। अच्छा, ये दोनों संधारित्र किस क्रम में जुड़े हैं? समांतर क्रम में। अगर इसका विभव 40 वोल्ट है तो इसका विभव भी क्या होगा? 40 वोल्ट होगा। इसका विभव 40 वोल्ट, इसका विभव 40 वोल्ट। विभव पता है, विभव पता है दोस्तों, धारिता चाहिए, आवेश निकाल लेता हूँ। तो आपको पता है दोस्तों इस वाले में कितना कूलाम जा रहा है? 1000 कूलाम माइक्रो कूलाम जा रहा है। 1000 माइक्रो कूलाम इस पर है। अच्छा, कब है? जब हमने ये बैटरी लगाया था। अच्छा, अब क्या होगा कि अब जो है 1000 माइक्रो कूलाम बटेगा। तो बटेगा दोस्तों, पहले हम लोग क्या निकाल लेते हैं इसका, बोले तो इस पर देखो, इसका जो है 10 माइक्रोफैराड क्या है? ये संधारित्र है। और 40 वोल्ट क्या है? विभवांतर है। तो इस पर आवेश कितना है? तो मैं ऐसे निकालता हूँ 10 है। अब जब इसको इस तरीके से जोड़ दिया गया, पहले ये अकेले था तब 1000 माइक्रो कूलाम ले रहा है, अब इसके समांतर क्रम में जोड़ दिया जा रहा है, तब इस पर आवेश बट जाएगा। भाई समांतर क्रम में आवेश अलग अलग हो जाता है। तब अब इसका आवेश कितना है, इसका आवेश कितना, ये मैं निकाल लेता हूँ। तो 10 माइक्रोफैराड पर आवेश, 10 माइक्रोफैराड पर आवेश। आवेश का दोस्तों फार्मूला होता है आवेश Q इक्वल टू क्या होता है? CV। तो C की वैल्यू क्या है? 10 माइक्रोफैराड। और विभव कितना है? 40। तो ये हो जाएगा 400 माइक्रो कूलाम। पहले कितना था? 1000 माइक्रो कूलाम। 1000 माइक्रो कूलाम में दोस्तों इसमें कितना जा रहा है? 400 माइक्रो कूलाम इसमें जा रहा है। टोटल कितना है? 1000 माइक्रो कूलाम। 400 अगर इसमें जा रहा है तो इसमें कितना जाएगा? 600 माइक्रो कूलाम। अब इसका हमें क्या मिल गया है? माइक्रो कूलाम आवेश मिल गया है, विभवांतर मिल गया है। इसका धारिता चाहिए, तो धारिता C डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा? C इक्वल टू Q बाई V। तो Q बाई V, तो Q कितना लिखेंगे हम लोग? 600 माइक्रो कूलाम अपान V की जगह पे 40। तो 10 से कट गया, 15 चौके 60, 15 माइक्रोफैराड। ये दोस्तों आपका सही है, 15 माइक्रोफैराड। ये जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा इसका 24वां का आंसर। ठीक ना, सवाल समझ में आया? फिर से बात समझो। ये कोई संधारित्र है, इसको 100 वोल्ट के बैटरी से आवेशित किया गया। जब दोस्तों इसको 100 वोल्ट की बैटरी से आवेशित किया गया इस संधारित्र को, तब इस पर कितना आवेश आया? आवेश हमने निकाल लिया, कितना आया? 1000 माइक्रो कूलाम। अब इस वाले संधारित्र को किसी अनावेशित संधारित्र से क्या कर दिया जा रहा है? जोड़ दिया जा रहा है। अब विभव कितना हो जा रहा है? 40 वोल्ट हो जा रहा है। अब दोस्तों ये समांतर क्रम में जोड़ा जाएगा तो इसका विभव समान होगा 40।
इसका आवेश इसका आवेश अलग होगा क्योंकि समांतर क्रम में है। तो पहले मैंने इसका आवेश निकाल लिया, इसका आवेश आया। अब पूरा पता है दोस्तों आपको 1000 माइक्रोकुलाम था, 400 इसमें चला गया, बचा इसमें कितना 600 माइक्रोकुलाम। अब इसमें आवेश मिल गया, इसका विभव मिल गया, इसका धारिता हमने निकाल लिया। ठीक ना, मजा आएगा नहीं भाई। चलो अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 भी दोस्तों इसी टाइप का है। कह रहा है कि 0.2 माइक्रोफैराड धारिता का एक संधारित्र 600 वोल्ट तक आवेशित है। बैटरी हटाकर इसे 1 माइक्रोफैराड के दूसरे अनावेशित संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। संधारित्र की वोल्टता घटकर रह जाती है। अब देखो कह रहा है 0.2 ये माइक्रोफैराड, 0.2 माइक्रोफैराड, 0.2 माइक्रोफैराड संधारित्र है, एक 600 वोल्ट तक आवेशित है। ये कोई बैटरी लगाया गया है और बैटरी कितना लगा है 600 वोल्ट। तो जब 600 वोल्ट से इसको आवेशित किया जाता है तब इस पर आवेश कितना आया, तो आवेश Q इक्वल टू क्या होता है CV। C कितना है 0.2 और V कितना है 600। मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, 6 दूनी 12 और 2 जीरो लगा करके 1 अंक दशमलव, तो Q इक्वल टू जाएगा 120 माइक्रोकुलाम। ये आवेश आया, इतना आवेश आया। ठीक ना, अब ये आवेश इस पर कुल आवेश आ गया। अब आगे कह रहा है दोस्तों कि एक दूसरे अनावेशित संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ा गया है। अब इस संधारित्र को एक दूसरे अनावेशित संधारित्र से जोड़ दिया जाता है। अब जब जोड़ दिया जाता है तो संधारित्र की वोल्टता घटकर रह जाती है। अब इसकी वोल्टता कितनी हो गई, वही आपसे पूछ रहा है। बोले दोस्तों आपसे कॉमन पोटेंशियल पूछ रहा है, उभयनिष्ठ विभव पूछ रहा है। उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला होता है कुल आवेश बटा कुल धारिता। उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला क्या हो गया, कुल आवेश बटे कुल धारिता, कुल आवेश बटे कुल धारिता। तो कुल आवेश दोस्तों हमने क्या निकाला 120 माइक्रोकुलाम, 120 माइक्रोकुलाम, और कुल धारिता तो अभी हमने निकाला ही नहीं। तो ये धारिता इसका कितना आया था 0.2 माइक्रोफैराड। और ये तो हमें पता ही नहीं ना, ये तो अपने को पता ही नहीं है कि पता है बैटरी हटाकर 1 माइक्रोफैराड के दूसरे अनावश्यक, हाँ दिया भाई 1 माइक्रोफैराड। तो ये दोनों समांतर क्रम में तो जुड़ जाएंगे, तो 1 + 0.2 तो ये जाएगा 120 माइक्रोकुलाम बटे 1.2 माइक्रोफैराड। दशमलव नीचे हटाएंगे, 0 पर बढ़ा दीजिए, 0 पर बढ़ाएंगे हो जाएगा 1200 बटा 12, हो जाएगा 100 माइक्रो से आपस में कट गए 100 वोल्ट। तो अब क्या आ गया दोस्तों, उभयनिष्ठ विभव कितना आ गया 100 वोल्ट आ गया। ठीक ना, चले भाई एक बार इसको और समझिए, एकदम दोस्तों इसी टाइप का है, थोड़ा सा अलग कर दिया इसमें। कह रहा है कि ये जो कोई संधारित्र है इसको किसी बैटरी से जोड़ा गया आवेशित करने के लिए, तो ये कितना आवेश दिया, हमने ये निकाल लिया आवेश इतना दिया। अब ये इस संधारित्र पर इतना आवेश है, अब इसी संधारित्र को 1 माइक्रोफैराड के संधारित्र के साथ समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो कह रहा है कि अब पोटेंशियल कितना घट जाता है, यानी आपसे क्या पूछा, कॉमन पोटेंशियल पूछा, उभयनिष्ठ विभव पूछा। उभयनिष्ठ विभव का फार्मूला कुल आवेश बटा कुल धारिता, कुल आवेश ये निकल कर आया, कुल धारिता ये दोनों किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में फार्मूला क्या होता है C1 + C2। अगर ये श्रेणी क्रम में होता तो भैया सब में आवेश समान ही जाता है ना। चलो ये दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। इरेज करें हम लोग, इसको इरेज करते भाई। क्वेश्चन नंबर 26, बस दोस्तों तीन क्वेश्चन और बचे हुए हैं, ठीक ना, 26, 27 और 28। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने आ गया है। क्वेश्चन नंबर 26 दोस्तों आपके सामने आ गया है, और देखो क्वेश्चन नंबर 26 कैसे मुस्कुरा रहा है। देखो क्या कह रहा है कि सी धारिता के एक संधारित्र को V विभव पर आवेशित किया गया है। सी धारिता का कोई संधारित्र है और इसको V विभव तक आवेशित किया गया है। V विभव तक क्या किया गया, आवेशित किया गया है। जब आवेशित किया गया है तो इस पर आवेश कितना आया, आवेश Q इक्वल टू क्या होता है CV, इतना आवेश आया। आगे कह रहा है इसे एक समरूप अनावेशित संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। मतलब इसी संधारित्र को इसी के जैसा एक और संधारित्र है उसके समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। तो कह रहा है कि प्रत्येक संधारित्र पर नया आवेश। अब बताओ भैया इसको जो विभव जोड़ा गया होगा, उसका विभव V है, इसका विभव V है, इस पे भी धारिता C है, इस पे भी धारिता C है। अगर धारिता बराबर है तो जो आवेश इसमें जाएगा वही आवेश इसमें भी जाएगा। अगर ये धारिता बराबर नहीं होता तो जो इसमें आवेश जा रहा है वही इसमें आवेश कदापि नहीं जाता।
तो इसमें क्या है, आवेश सेम जाएगा। तो दोस्तों आपको पता है कि कुल आवेश कितना है CV, तो आधा इसमें जाएगा, आधा इसमें जाएगा, तो आधा कितना हो जाएगा 1/2 QV इसमें जाएगा, 1/2 QV इसमें जाएगा। तो पूछ क्या रहा है, प्रत्येक संधारित्र पर नया आवेश, तो प्रत्येक संधारित्र पर नया आवेश, तो पहले कितना आवेश था QV, अब नया आवेश क्या आ गया 1/2 QV, 1/2 QV। ये दोस्तों आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों कह रहा है कि श्रेणी क्रम में जोड़े गए 5 समान संधारित्रों की परिणामी धारिता 4 माइक्रोफैरड है श्रेणी क्रम में। तो आपको दोस्तों पता है श्रेणी क्रम में फार्मूला क्या होता है, 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3 + 1/C4 + 1/C5। तो कह रहा है कि पांचों जो संधारित्र हैं सबकी धारिता समान है, और कितना है ये नहीं पता, लेकिन कह रहा है कि उनकी परिणामी धारिता 4 माइक्रोफैरड है। तो C की वैल्यू दिया है 4, 1/C मान लो, सबका क्या मान लो C मान लो, तीसरा C, चौथा C और ये पांचवा C। तो जोड़ोगे दोस्तों 1/4 = 5/C, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो C = क्या हो जाएगा 5 × 20 माइक्रोफैरड। अच्छा आगे क्या कह रहा है, यदि इनको समांतर क्रम में जोड़कर, अब ये जो 5 आए हैं मतलब सब C थे, अब C कितना आया 20 माइक्रोफैरड। अब इन यानी एक संधारित्र उसकी धारिता कितनी है 20 माइक्रोफैरड। अब इन्हीं पांचों को यानी 20-20 वालों को समांतर क्रम में जोड़ दो। समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता, समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य धारिता। अब दोस्तों आपको पता है समांतर क्रम में तुल्य धारिता सब जुड़ जाता है, तो C डैश मान लो, C डैश = 20 + 20 20 + 20 कितनी बार 5 बार, 20 × 5 = 100 माइक्रोफैरड। अब कह रहा समांतर क्रम में जोड़कर 400 वोल्ट तक आवेशित किया गया है। अब इनको कितना आवेश दिया गया 400 वोल्ट, और समांतर क्रम में है, सब पर आवेश क्या होगा, विभव क्या होगा, समान होगा। तो कह क्या रहा है, तो इसमें संग्रहित कुल ऊर्जा पूछ रहा है U = 1/2 CV², 1/2 C की जगह पे C डैश V², 1/2 C डैश की वैल्यू 100 माइक्रोफैरड है, 10⁻⁻⁶। V की वैल्यू क्या है 4, 4 का स्क्वायर 16, 2 0 का 4 0, 4 0 यहाँ का 2 0 यहाँ का 6 0 बेचारे समाप्त हो गए, बचा 2 1 2 2 8 16, U = 8 जूल। 8 जूल दोस्तों आपका आंसर क्या है, सही है। अब आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पे आते हैं भाई। लो भैया क्वेश्चन नंबर 28 आज का लास्ट सवाल। कह रहा कि 3 बराबर धारिता C वाले संधारित्रों को पहले समांतर क्रम में, पहले जब दोस्तों समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो और सबकी धारिता क्या समान है, तो C डैश = C + C कितना हो गया 3C हो गया। अच्छा कमाल है। बाद में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में 1/C डबल डैश, 1/C + 1/C + 1/C, 1/C डबल डैश = 3/C, तो C डबल डैश = C/3। आगे क्या कह रहा है, दोनों दशाओं में तुल्य धारिताओं का अनुपात, तुल्य धारिता यहाँ पे क्या आया 3C, यहाँ पे क्या आया C/3, इनका अनुपात पूछ रहा है। यानी आपसे पूछ रहा है कि C डैश C डबल डैश बताओ भाई। लो C डैश की वैल्यू क्या है 3C और C डबल डैश की वैल्यू C/3। ये 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर, 3C × 3/C, बेचारे C मर गए, तो 3 3 जा 9, 9:1। तो क्या है भाई आपका 9:1 आ गया। तो ये दोस्तों रहा क्वेश्चन नंबर आपका 28, और इस बुक में दोस्तों आपका टोटल 28 क्वेश्चन दिया हुआ है, और चैप्टर 4 के 28 के 28 क्वेश्चंस आपको दोस्तों सिर्फ और सिर्फ एक ही वीडियो में सॉल्यूशन देखने को मिले। अब दोस्तों अब आपको कमेंट करके बताना कि सर ये 28 क्वेश्चन आपने एक वीडियो में बताया, ये आपको अच्छा लग रहा है या फिर आप चाहते हो कि इसका 4-5 वीडियो बनाया जाए। ठीक है, जैसा आपको दोस्तों लगेगा आप बताइए कमेंट करके कि हाँ सर छोटे छोटे वीडियो बनाया जाए, या फिर मैं दोस्तों मुझे जहाँ तक लगता है कि एक नंबर के एक वीडियो में पूरे क्वेश्चन बताया जाए, चाहे वो 10 हो, चाहे 20 हो, चाहे 50 हो, चाहे 80 हो। ठीक है, एक वीडियो में सिर्फ एक वीडियो में पूरे ऑल टू ऑल क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, ताकि ये वीडियो अगर बढ़िया तरीके से देख लें तब दोस्तों अपने को लगेगा कि हाँ ये चैप्टर अब हमने दोस्तों मैं बता दूँ आपको ना, अगर आप चैप्टर के एक नंबर के क्वेश्चंस लगाना शुरू कर दिए और एक क्वेश्चंस आपको आना, अगर एक ही नंबर वाले क्वेश्चंस आपको आना लगे यानी आने आ जाए, तो समझ जाइए आपकी तैयारी एकदम लल्लन टॉप सुपर डुपर तरीके से चल रही है। ठीक है,
तो ये सब कमेंट बॉक्स में बताना कि सर हाँ मज़ा आया कि नहीं मज़ा आया, और आप लोग कैसा क्या चाहते हो। जो डिमांड है दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करो, आपको उस डिमांड के तरीके से मैं कोशिश करूंगा कि हर तरीके से कि आपको उस तरीके से वीडियो को प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी दोस्तों मेरी ये चाहत रहती है कि मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट आंसर ना बताऊं कि इस क्वेश्चन है इसका आंसर डायरेक्ट उस पर नहीं फोकस रहता है, कि उसके साथ साथ आपको चैप्टर की बढ़िया तरीके से तैयारी कराई जाए, और एक एक नंबर के क्वेश्चन इसीलिए ऑल टू ऑल करा रहा हूँ। और उसके बाद जब आपका एग्ज़ाम डेट आने लगेगा, यानी आपका दिसंबर जनवरी में, आपको मैं क्या करूँगा, एक एक नंबर के महत्वपूर्ण केवल क्वेश्चन कराऊँगा। अभी क्या है, क्वेश्चन चैप्टर के पूरे ऑल क्वेश्चन करो, उसके बाद कुछ चुनिंदा क्वेश्चन को करेंगे। अभी नहीं, अभी क्या है, अभी अपने हम लोग नॉलेज के लिए पढ़ते हैं। जब नॉलेज के लिए अभी पढ़ेंगे, उसके बाद जब एग्जाम डेट आने लगा यानी जनवरी में, हम लोग जनवरी या लास्ट दिसंबर से हम लोग क्या करेंगे, एक एक नंबर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुविकल्पी वाले, अति लघुत्तरी वाले, इस टाइप के डायरेक्ट लेकर आएंगे 20-20 क्वेश्चन, 25-25 क्वेश्चन। तब वो आपको लगाने में तभी मजा आप पा पाएंगे जब यहाँ पे ये सब क्वेश्चंस को लगाए रहेंगे, क्योंकि इसी में से मैं चुन चुन कर लेकर आऊँगा। अभी क्या है, एक चैप्टर को इकट्ठे लगा रहे हैं, तब एक चैप्टर के 2 क्वेश्चन, उस चैप्टर के 4 क्वेश्चन, उस चैप्टर के 5 क्वेश्चन, ऐसे से चुन करके आएंगे। तो दोस्तों वो चुन करके क्वेश्चन आप तभी लगा पाओगे जब आप ये वाले क्वेश्चंस को बढ़िया तरीके से लगाए रहोगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आज के क्वेश्चन आपको बढ़िया मजा दी होगी, मज़ा आ गया होगा संधारित्र और परावैद्युत को पढ़ करके। अब दोस्तों हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में हम लोग दोस्तों वैद्युत चालन जो चैप्टर नंबर है 5वां, उस चैप्टर के एक एक नंबर के जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं एक ही वीडियो में सब क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे अपना प्यार अपना दुलार ऐसे बरसाते रहें, और उस प्यार दुलार में हम ऐसे ही नहाते रहें। ठीक है, तो फिर मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, राधे राधे।